पिछली वीडियो में हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करना शुरू किया था। आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे क्लोज नंबर 2 से। अगर आप इन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की बुक लेना चाहते हैं तो क्वेश्चन बुक आप ले सकते हैं। इसके अलावा एमटीएस पोस्टमैन या पीए के एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए थ्योरी की बुक्स लेना चाहते हैं या फिर प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स की बुक्स लेना चाहते हैं या मैथ की तैयारी करने के लिए कोई बुक लेना चाहते हैं, ये सभी बुक्स अवेलेबल हैं। कहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हैं? वीडियो के डिस्क्रिप्शन में साइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप बुक्स ऑर्डर कर सकते हैं या फिर आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8627096166 के ऊपर मैसेज कर सकते हैं या गूगल से पोस्टल एबीसी बुक स्टोर सर्च करके भी इन बुक्स को ऑर्डर कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं क्लोज नंबर 2 से, जिसमें आता है टाइप ऑफ पोस्ट ऑफिस के बारे में, डाक घरों के प्रकार। हु इज़ द हेड ऑफ द हेड पोस्ट ऑफिस? क्वेश्चन और ऑप्शंस आपके सामने हैं। बेस्ट तरीका यही है कि क्वेश्चन देखें और क्या आंसर हो सकता है उसके बारे में भी बताने की कोशिश करें, इससे आपकी तैयारी और भी अच्छी हो सकती है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का कि हेड ऑफिस का हेड कौन होता है? हेड पोस्ट मास्टर होता है। सुपरिटेंडेंट नहीं कर देना है। सुपरिटेंडेंट क्या होता है? वो डिवीज़न का हेड होता है और हेड ऑफिस का हेड प्रधान पोस्ट मास्टर होता है। Who can exercise all the powers of a superintendent of post office with regard to their own offices? अपने स्वयं के कार्यालयों के संबंध में डाकघर अधीक्षक की सभी शक्तियों का प्रयोग कौन कर सकता है? फर्स्ट क्लास हेड पोस्ट मास्टर कर सकता है। जो प्रथम श्रेणी का प्रधान पोस्ट मास्टर होता है वो अपने कार्यालय के संबंध में सुपरिटेंडेंट की सभी पावर्स का यूज़ कर सकता है। वो सिर्फ अपने कार्यालय में, कहीं और नहीं, सिर्फ अपने कार्यालय के संबंध में सुपरिटेंडेंट की पावर्स का यूज़ कर सकता है। एमडीजी क्या है? इसकी फुल फॉर्म होती है मुख्य डाकघर और ये सब ऑफिस का प्रकार होता है। बीच ऑफ द फॉलोइंग पोस्ट ऑफिस डज नॉट ट्रांसैक्ट ऑल टाइप्स ऑफ पोस्टल बिजनेस? ऐसा कौन सा डाकघर है जो सभी प्रकार के डाक व्यवसाय का संचालन नहीं करता है? करेक्ट आंसर सी आ जाएगा। जो शाखा डाकघर होते हैं, ब्रांच पोस्ट ऑफिस होते हैं, वो सभी प्रकार के डाक व्यवसायों का संचालन नहीं करते हैं। इनटू हाउ मेनी क्लासेस आर दी पोस्ट ऑफिस डिवाइडेड? डाकघरों को कितने वर्गों में बांटा गया है? पोस्ट ऑफिस को 3 वर्गों में बांटा गया है। विच आर दी 3 टाइप्स ऑफ पोस्ट ऑफिस? और ये जो 3 प्रकार है या 3 वर्ग है डाकघरों के, वो कौन कौन से हैं? कौन कौन से हैं? हेड ऑफिस, सब पोस्ट ऑफिस और ब्रांच पोस्ट ऑफिस। Which of the following facilities provided in branch post offices? शाखा डाकघरों में कौन कौन सी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं? डिलीवरी एंड डिस्पैच ऑफ मेल। तो जो शाखा डाकघर होते हैं, यहाँ पर डाक के वितरण और डाक के प्रेषण का काम किया जाता है। बुकिंग ऑफ रजिस्टर्ड आर्टिकल्स एंड पार्सल्स। ब्रांच ऑफिस में पंजीकृत लेखों और पंजीकृत पार्सलों की बुकिंग की जाती है। एक्सेप्टिंग ऑफ एसबी डिपॉजिट्स। यहाँ पे एसबी भुगतान किया जा सकता है, एसबी जमा किया जा सकता है। एंड इफेक्टिंग एसबी पेमेंट, और एसबी का भुगतान भी किया जा सकता है, लेकिन इसमें लिमिट रहती है। इशू एंड पेमेंट ऑफ मनी ऑर्डर। ब्रांच पोस्ट ऑफिस के द्वारा मनी ऑर्डर जारी भी किया जा सकता है और ब्रांच पोस्ट ऑफिस के द्वारा मनी ऑर्डर का भुगतान भी किया जा सकता है। तो ये सभी वो फैसिलिटीज़ हैं जो शाखा डाकघरों द्वारा प्रदान की जाती हैं। A main office of group of post offices consisting of itself and a number of smaller offices called sub and branch office which have been placed under its account jurisdiction is called as। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। डाकघरों के समूह का एक मुख्य कार्यालय जिसमें ये स्वयं भी आता है और कई छोटे कार्यालय भी आते हैं जिन्हें ऊपर शाखा डाकघर कहा जाता है, और इन सभी को इसके लेखा क्षेत्राधिकार में
रखा जाता है। तो इस मुख्य ऑफिस को या मुख्य कार्यालय को क्या कहा जाता है? इसे प्रधान डाकघर कहा जाता है। तो डाकघरों का एक समूह होता है, उस समूह में कौन कौन होता है? उसमें हेड ऑफिस होता है, उसमें सब ऑफिस होता है, उसमें ब्रांच ऑफिस भी शामिल होते हैं। और जितने भी सब ऑफिस और ब्रांच ऑफिस होते हैं वो हेड ऑफिस के अकाउंट ज्यूरिडिक्शन में आते हैं, लेखा अधिकार क्षेत्र में आते हैं। अब ये जो है हेड ऑफिस मेन ऑफिस होता है इस ग्रुप का, और इसको प्रधान डाकघर कहा जाता है। who directly controls the working of all post offices under division। मंडल के अंतर्गत जितने भी डाकघर होते हैं उनके काम काज को डायरेक्टली किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? हेड ऑफ डिवीजन के द्वारा, यानी कि सुपरिटेंडेंट या सीनियर सुपरिटेंडेंट के द्वारा किया जाता है। बट इज द फुल फॉर्म ऑफ MDG। MDG की फुल फॉर्म क्या होगी? मुख्य डाकघर। और ये किसका प्रकार है? ये सब ऑफिस का प्रकार है, हेड ऑफिस का टाइप ना कर देना। बट इज द फुल फॉर्म ऑफ EDSO। EDSO की फुल फॉर्म क्या होगी? एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल सब ऑफिस, अतिरिक्त विभागीय उप डाकघर। बट इज द फुल फॉर्म ऑफ HSG। HSG का पूरा नाम क्या होगा? हायर सिलेक्शन ग्रेड। डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। Which abbreviation is used to describe single-handed sub-offices। जो सिंगल हैंडेड उप डाकघर होते हैं उनको वर्णित करने के लिए किस एब्रीविएशन का यूज़ किया जाता है? उनको SO3 इस तरह से एब्रीविएट किया जाएगा। बट इज द फुल फॉर्म ऑफ PSSK। PSSK की फुल फॉर्म क्या होती है? पंचायत संचार सेवा केंद्र। Gazetted head offices are under the control and supervision of whom। राजपत्रित प्रधान कार्यालय किसके नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण में होते हैं? तो जो गैजेटेड हेड ऑफिस होते हैं वो ग्रुप बी ऑफिसर के अंडर आते हैं। नेक्स्ट है हु इज द हेड ऑफ द फर्स्ट क्लास हेड ऑफिस। इंपॉर्टेंट है, प्रथम श्रेणी के प्रधान कार्यालय का प्रमुख कौन होता है? चीफ पोस्ट मास्टर होता है। कौन होता है? जैसे हमने हेड ऑफिस का पढ़ा कि हेड पोस्ट मास्टर होता है, उसी तरह से जो फर्स्ट क्लास हेड ऑफिस होते हैं, प्रथम श्रेणी के प्रधान डाकघर होते हैं, उनका हेड कौन होता है? चीफ पोस्ट मास्टर होता है। हेड ऑफिस इन मोर इम्पोर्टेंट सिटीज इन चार्ज ऑफ गैजेटेड ऑफिसर्स। महत्वपूर्ण शहरों में ऐसे प्रधान डाकघर जिनका प्रभारी अधिकारी राजपत्रित अधिकारी हो, गैजेटेड ऑफिसर हो, उनको क्या कहा जाता है? उनको फर्स्ट क्लास हेड ऑफिस कहा जाता है, प्रथम श्रेणी के प्रधान डाकघर कहा जाता है। तो प्रथम श्रेणी के प्रधान डाकघर क्या होते हैं? इंपॉर्टेंट सिटीज में, महत्वपूर्ण शहरों में ऐसे हेड ऑफिस जिनका प्रभारी अधिकारी गैजेटेड ऑफिसर होता है उन्हें फर्स्ट क्लास हेड ऑफिस कहा जाता है। और इनका जो प्रभारी अधिकारी होता है फर्स्ट क्लास हेड पोस्ट मास्टर, वो क्या कर सकता है? जैसे हमने ऊपर क्वेश्चन भी पढ़ा, अपने स्वयं के कार्यालय के संबंध में डाकघर अधीक्षक की सभी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। क्लासेस ऑफ हेड ऑफिस, प्रधान कार्यालय या फिर प्रधान डाकघरों की दो श्रेणियां होंगी। एक जो फर्स्ट क्लास हेड ऑफिस होते हैं वो किसके कंट्रोल में होते हैं? और अंडर द कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ सीनियर टाइम्स स्केल ऑफिसर। ये वरिष्ठ समयमान अधिकारी के नियंत्रण में या पर्यवेक्षण में होते हैं, और इसको क्या कहा जाता है? जैसे ऊपर क्वेश्चन था, इसको चीफ पोस्ट मास्टर कहा जाता है। और जो सेकंड क्लास हेड ऑफिस होते हैं वो ग्रुप बी ऑफिसर के कंट्रोल और सुपरविजन में होते हैं, और ये किसको रिपोर्ट करते हैं? ये सुपरिटेंडेंट को या सीनियर सुपरिटेंडेंट को रिपोर्ट करते हैं। सॉरी, जो ग्रुप बी ऑफिसर होंगे वो सीनियर सुपरिटेंडेंट को रिपोर्ट करते हैं। Which one of the following is not the officer in charge of a head office? इनमें से कौन सा प्रधान डाकघर का प्रभारी अधिकारी नहीं हो सकता है? करेक्ट आंसर डी आ जाएगा। पोस्ट मास्टर, सीनियर पोस्ट मास्टर और चीफ पोस्ट मास्टर ये सभी हेड ऑफिस के इंचार्ज हो सकते हैं, लेकिन असिस्टेंट पोस्ट मास्टर नहीं होगा।
हु इज द इंचार्ज ऑफ द हेड ऑफिस, प्रधान कार्यालय का प्रभारी कौन होता है, पोस्ट मास्टर होता है। सुपरिटेंडेंट किसका होगा, डिविजनल हेड होगा। हेड ऑफिस इज द मेन ऑफिस ऑफ अ ग्रुप ऑफ पोस्ट ऑफिसेस, प्रधान डाकघर डाकघरों के समूह का मेन ऑफिस होता है, मुख्य कार्यालय होता है। और ये जिस समूह का मुख्य कार्यालय होता है डाकघरों के, उस समूह में ये खुद भी आता है, यानी कि हेड ऑफिस स्वयं भी आता है। और इसमें कुछ छोटे डाकघर भी शामिल होते हैं जिन्हें सब ऑफिस और ब्रांच ऑफिस कहा जाता है। और इसके अंडर आने वाले सब और ब्रांच ऑफिस किस तरह से इसके अंडर आते हैं, अकाउंट ज्यूरिडिक्शन या लेखा क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। तो जितने भी सब ऑफिस या ब्रांच ऑफिस इस ग्रुप में आते हैं उन सभी को हेड ऑफिस के अकाउंट्स ज्यूरिडिक्शन में या लेखा क्षेत्राधिकार में रखा जाता है। Which of the following is the lowest unit of the post office? निम्नलिखित में से डाकघर की सबसे निचली इकाई कौन सी है? तो डाकघरों के 3 वर्ग हैं, 3 श्रेणियां हैं, हेड ऑफिस है, सब ऑफिस है और ब्रांच ऑफिस है। और इसमें जो सबसे निम्न श्रेणी के डाकघर हैं वो कौन से हैं, शाखा डाकघर हैं। The financial powers of a senior postmaster of a first class gazetted head office is equal to whom? प्रथम श्रेणी राजपत्रित प्रधान कार्यालय के वरिष्ठ डाकपाल की वित्तीय शक्तियां किसके बराबर होती हैं? इक्वल टू सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस, डाकघर अधीक्षक के बराबर होती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। जो फर्स्ट क्लास गैजेटेड हेड ऑफिस होते हैं उनके सीनियर पोस्ट मास्टर की वित्तीय शक्तियां या फाइनेंशियल पावर्स सुपरिटेंडेंट के बराबर होती हैं। Which of the following office can transact all types of postal businesses? कौन से ऐसे प्रकार के डाकघर हैं जो सभी प्रकार के डाक व्यवसायों का संचालन कर सकते हैं? कौन से कर सकते हैं? हेड ऑफिस कर सकते हैं, शाखा डाकघर नहीं कर सकते। Which kind of the post offices do not exist in India? भारत में किस तरह के डाकघर मौजूद नहीं हैं? तो हमने जैसे पढ़ लिया कि 3 तरह के डाकघर होते हैं, ब्रांच ऑफिस, हेड ऑफिस और सब ऑफिस। तो करेक्ट आंसर डी आ जाएगा। जनधन डाकघर इस तरह के कोई भी पोस्ट ऑफिस भारत में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। So as far as the public is concerned, there is no difference in the character of the services rendered by the sub post offices and head post office except which of the following? तो जहाँ तक लोगों का संबंध है, किसके द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं में कोई ज़्यादा अंतर नहीं होता है कुछ सेवाओं को छोड़कर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, डी आ जाएगा कि कुछ पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक ट्रांजैक्शंस को छोड़कर बाकी जितनी भी सर्विसेज हेड ऑफिस और सब ऑफिस के द्वारा प्रधान डाकघर और उप डाकघर के द्वारा लोगों को दी जाती है उनमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं होता है। तो लोगों के संबंध में जो भी सर्विसेज उप डाकघरों और प्रधान डाकघरों द्वारा प्रदान की जाती है कुछ पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक ट्रांजैक्शंस को छोड़कर उन सेवाओं में कोई भी ज़्यादा अंतर नहीं होता है। Which of the following is the account office of a sub office? निम्नलिखित में से कौन सा उप कार्यालय का लेखा कार्यालय नहीं है? हेड ऑफिस कौन सा कार्यालय है? तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा बी। सब ऑफिस का जो अकाउंट ऑफिस या लेखा कार्यालय होता है वो हेड ऑफिस होता है। यहाँ पे ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, आपने ध्यान रखनी है। जो शाखा डाकघर होते हैं अगर उनका अकाउंट ऑफिस पूछा जाए, हेड ऑफिस भी हो सकता है, सब ऑफिस भी हो सकता है। और जो सब ऑफिस होते हैं उनका अकाउंट ऑफिस हमेशा हेड ऑफिस होता है। क्लास ए पोस्ट ऑफिस डिनोट्स, क्लास ए या ए श्रेणी के जो डाकघर होते हैं वो किसको डिनोट करते हैं? ट्रिपल हैंडेड पोस्ट ऑफिस। ट्रिपल हैंडेड पोस्ट ऑफिस या सब ऑफिस क्लास ए पोस्ट ऑफिस कहलाते हैं। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट एब्रीविएशंस दे रखी हैं, जैसे एमडीजी का मतलब मुख्य डाकघर, ईडीएसओ एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल सब ऑफिस, ईडीबीओ एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल ब्रांच ऑफिस, HSD1 यानी कि हायर सिलेक्शन ग्रेड, LSG लोअर सिलेक्शन ग्रेड, SO1 यानी कि ट्रिपल हैंडेड सब ऑफिस की बात की गई है, SO2 डबल हैंडेड ऑफिस, SO3 सिंगल हैंडेड ऑफिस,
DELY डिलीवरी ऑफिस, वो हेड ऑफिस या सब ऑफिस हो सकता है। ND का मतलब नॉन डिलीवरी ऑफिस। CO मतलब कंबाइंड ऑफिस। E डॉट लगा है तो एक्सपेरिमेंटल पोस्ट ऑफिस। PSS के पढ़ लिया पंचायत संचार सेवा केंद्र। Which clause defines the types of post offices? डाकघरों के प्रकार के बारे में कौन से क्लोज में दिया हुआ है? क्लोज नंबर 2 में दिया हुआ है। हाउ मैनी डिजिट्स आर इन दी पिन कोड नंबर? पिन कोड संख्या में कितने डिजिट होते हैं? तो पिन कोड 6 डिजिट का नंबर होता है। सो एज फॉर एज दी is concerned, there is generally no difference in the character of services rendered by post offices, sub post offices and head post offices, except in regard to a few post offices saving bank transactions. हमने बताना है कि किसके लिए डाकघरों में, कौन से डाकघरों में, उप डाकघरों और प्रधान डाकघरों में प्रदान की जाने वाली सेवाओं के स्वरूप में सादा अंतर नहीं होता है। करेक्ट आंसर डी आएगा। लोगों के संबंध में या लोगों को प्रदान की जाने वाली सेवाओं के संबंध में सब ऑफिस और हेड ऑफिस द्वारा जो सर्विसेज दी जाती हैं वो लगभग एक जैसी रहती हैं, सिवाय कुछ डाकघर बचत बैंक लेन देन को छोड़कर। हेड ऑफिस इज अ मेन ऑफिस ऑफ ग्रुप ऑफ पोस्ट ऑफिस कंसिस्टिंग ऑफ। प्रधान कार्यालय डाकघरों के समूह का एक मुख्य कार्यालय होता है और इसमें कौन कौन शामिल होता है? ये जो पोस्ट ऑफिस का ग्रुप है जिसका मेन ऑफिस हेड ऑफिस होता है, उस ग्रुप में कौन कौन आता है? उसमें हेड ऑफिस स्वयं आता है, उसमें सब ऑफिस आता है और उसमें शाखा कार्यालय भी आते हैं। Which of the following offices are in charge of departmental officials? निम्नलिखित में से कौन से कार्यालय विभागीय अधिकारियों के प्रभारी हैं? यानी कि कौन से ऐसे डाकघर होते हैं जिनका प्रभारी अधिकारी डिपार्टमेंटल ऑफिशियल होता है, विभागीय अधिकारी होता है। तो सब ऑफिस और हेड ऑफिस जो ब्रांच ऑफिस होते हैं वो किसके अंडर आते हैं? ग्रामीण डाक सेवक से अंडर आते हैं और उन्हें डिपार्टमेंटल ऑफिशियल्स में नहीं गिना जाता। Which of the following office maintains the service book? कौन से कार्यालय में हमारी जो सर्विस बुक्स होती हैं उनको मेंटेन किया जाता है? हेड ऑफिस में किया जाता है। द प्रिंसिपल हेड पोस्ट ऑफिस सिचुएटेड एट दी सर्किल हेड क्वार्टर्स इज कॉल्ड एज। सर्किल के मुख्यालय में स्थित प्रमुख डाकघर को क्या कहा जाता है? तो ऐसा प्रिंसिपल पोस्ट ऑफिस या हेड पोस्ट ऑफिस जो सर्किल के हेड क्वार्टर में स्थित होता है उसे जर्नल पोस्ट ऑफिस कहा जाता है। GPO क्या होता है? प्रिंसिपल हेड ऑफिस होता है जो सर्किल के मुख्यालय में स्थित हो। यहाँ पे जहाँ पर सर्किल में एक से ज़्यादा ऐसे प्रधान डाकघर होते हैं वहाँ पर जो प्रधान डाकघर सर्किल से जुड़ा होगा या सर्किल हेडक्वार्टर से जुड़ा होगा उसको क्या कहा जाएगा? GPO या फिर जर्नल पोस्ट ऑफिस कहा जाएगा। हु मे बी द हेड ऑफ जर्नल पोस्ट ऑफिस? जर्नल पोस्ट ऑफिस का प्रमुख कौन हो सकता है? इसका प्रमुख या प्रभारी अधिकारी डायरेक्टर हो सकता है, चीफ पोस्ट मास्टर या सीनियर पोस्ट मास्टर भी हो सकता है। तो क्लासेस में ये PDF मिलेगी, उसमें आपको ये चीज़ बताई हुई है कि कौन से हेड ऑफिस का हेड कौन होगा, कौन से सब ऑफिस का हेड कौन होता है। Sub post office is an operational unit located in which reports to head post office. उप डाकघर कहाँ पर स्थित एक परिचालन इकाई है जो प्रधान डाकघर को रिपोर्ट करता है? कहाँ पे होती है? ये अर्बन और रूरल एरियाज दोनों जगह पे हो सकते हैं। सब ऑफिस शहरी क्षेत्रों में भी हो सकते हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में भी हो सकते हैं। Which kind of सब ऑफिसेज आर ऑफ द टाइम स्केल सब ऑफिसेज? ऐसे कौन से उप डाकघर हैं जो टाइम स्केल सब ऑफिस होते हैं? तो मुख्य डाकघर, हायर सिलेक्शन ग्रेड और लोअर सिलेक्शन ग्रेड सब ऑफिस टाइम स्केल सब ऑफिस होते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। बट आर दी मैक्सिमम वर्किंग आवर्स ऑफ अ ब्रांच पोस्ट ऑफिस? शाखा डाकघर के अधिकतम कार्य घंटे क्या होते हैं? यानी कि शाखा डाकघर अधिकतम कितने समय के लिए खुले रह सकते हैं? तो इनके मैक्सिमम वर्किंग आवर्स कितने हैं? 5 घंटे हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लास और टाइप ऑफ पोस्ट ऑफिस इन इंडिया, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पोस्ट ऑफिस का वर्ग या प्रकार नहीं है। कौन सा नहीं है? देखो, हेड पोस्ट ऑफिस जो है वो डाकघरों की श्रेणी में आते हैं, सब ऑफिस भी आते हैं, लेकिन क्या एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल सब ऑफिस डाकघरों की श्रेणी में आते हैं? हाँ, आते हैं। एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल ब्रांच ऑफिस भी डाकघरों की श्रेणी में आते हैं। तो ऑल ऑफ दी अबव आर टाइप ऑफ पोस्ट ऑफिस, उपरोक्त सभी डाकघरों के प्रकार हैं। तो डाकघर 3 श्रेणियों के हैं, हेड पोस्ट ऑफिस, सब पोस्ट ऑफिस इंक्लूडिंग एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल सब ऑफिस और एक्स्ट्रा ब्रांच पोस्ट ऑफिस, ये सभी डाकघरों के प्रकार हैं। नेक्स्ट है हमारे पास नाइट पोस्ट ऑफिस के बारे में, रात्रि डाकघर के बारे में। who may extend the working hours of any post office up to 8:30 p.m. and keep them open on Sunday also। तो यहाँ पे हमने स्पेशली मेंशन किया है कि ये क्वेश्चन किसके अकॉर्डिंग है। अगर पोस्ट ऑफिस के रेगुलेशंस 2024 के अनुसार है तो क्वेश्चन के आगे मेंशन किया है, अगर पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 के अनुसार है तो पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 मेंशन किया है, तो उसके हिसाब से आपने पढ़ना है। तो कौन किसी भी डाकघर के कामकाज के घंटों को रात के 8:30 बजे तक बढ़ा सकता है और उन्हें संडे वाले दिन भी खुला रख सकता है? डायरेक्टर जनरल या महानिदेशक डाक। who may, if it is necessary or expedient to meet the requirement of the public, अगर लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करना आवश्यक हो या फिर किसी विशेष परिस्थिति में, स्पेसिफाई द बिजनेस आवर्स एंड द डेज अदर देन द वर्किंग डेज इंक्लूडिंग संडेज एंड हॉलीडेज ड्यूरिंग विच द पोस्ट ऑफिस शैल बी ओपन्ड फॉर बिजनेस। तो अगर लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करना आवश्यक हो तो कौन ये कर सकता है? हमने बताना है क्या कर सकता है कि वो डाकघरों के उन दिनों को भी निर्दिष्ट कर सकता है वर्किंग डेज के अलावा जो होंगे, जैसे कि कौन सा डाकघर है जो संडे वाले दिन या हॉलीडेज वाले दिन भी खुला रहेगा और उनके बिजनेस आवर्स क्या होंगे, कामकाज के घंटे क्या होंगे। तो ऐसे निर्धारित करने का अधिकार पोस्ट ऑफिस रेगुलेशंस 2024 के अनुसार सर्किल हेड या रीजनल हेड के पास रहेगा, यानी कि CPMG या फिर PMG के पास रहेगा। तो अगर लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करना आवश्यक है तो कौन ऐसा है जो कारोबार के घंटे और संडे या पोस्ट ऑफिस हॉलीडेज वाले दिन भी डाकघरों को खुला रख सकता है। नेक्स्ट चलते हैं, ड्यूरिंग एक्सटेंडेड आवर्स विच वर्क इज डन इन नाइट पोस्ट ऑफिस। एक्सटेंडेड आवर्स यानी कि बढ़े हुए काम काज के घंटों के दौरान कौन सा काम डाकघरों में किया जाता है? रजिस्टर्ड आर्टिकल्स की बुकिंग की जाती है, IPO बेचे जाते हैं, POSB अकाउंट में 7 PM तक डिपॉजिट किया जाता है। ये सभी काम एक्सटेंडेड आवर्स में या बढ़े हुए कामकाज के घंटों के दौरान किए जाते हैं। दिस सर्किल हेड और रीजनल हेड में if it is the necessary or expedient to meet the requirement of the public or in any special circumstances specify अकॉर्डिंग टू पोस्ट ऑफिस रेगुलेशंस 2024। तो अगर लोगों की ज़रूरतों को पूरा करना आवश्यक हो या फिर किसी विशेष परिस्थिति में सर्किल प्रमुख या रीजनल हेड क्या निर्दिष्ट कर सकते हैं? तो क्या निर्दिष्ट कर सकते हैं? The business hours and the days other than the working days including Sundays and holidays during which the post offices shall be opened for business। सर्किल हेड या रीजनल हेड क्या कर सकते हैं? काम काज के घंटों को निर्धारित कर सकते हैं या फिर वर्किंग डेज के अलावा जिसमें संडे और हॉलीडेज आती है उन दिनों को भी निर्दिष्ट कर सकते हैं जिनके दौरान पोस्ट ऑफिस लोगों के साथ व्यवसाय करने के लिए खुले रहेंगे, यानी कि वो नॉर्मल वर्किंग डेज में तो काम करेंगे ही करेंगे, इसके अलावा वो वर्किंग डेज के अलावा जो अन्य दिन होते हैं जैसे संडे है या पोस्ट ऑफिस हॉलीडे है उन दिनों में भी काम करेंगे। इसको सर्किल हेड या रीजनल हेड के द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।
द काइंड ऑफ ट्रांजैक्शंस अवेलेबल ड्यूरिंग सच बिजनेस आवर्स। अब ये जो है नॉर्मल बिजनेस आवर्स के अलावा जो बिजनेस आवर्स होंगे उनके दौरान पोस्ट ऑफिस में किस तरह के लेन देन किए जाएंगे, इसको भी सर्किल हेड या रीजनल हेड निर्दिष्ट करेगा। द मैक्सिमम नंबर ऑफ आइटम्स दैट मे बी टेंडर्ड फॉर बुकिंग ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स टू मीट द रश ऑफ वर्क in a post office and to ensure the equitable availability of facilities to the public। अब लोगों को बराबर सुविधाएं प्रदान करने के लिए सर्किल हेड या रीजनल हेड के द्वारा ये भी निर्धारित किया जा सकता है कि ऐसे कामकाज के घंटों के दौरान किसी एक व्यक्ति द्वारा बुकिंग के लिए मैक्सिमम कितनी वस्तुएं प्रस्तुत की जा सकती हैं। तो करेक्ट आंसर डी आएगा। इन सारी चीज़ों को निर्दिष्ट करने के लिए सर्किल हेड या रीजनल हेड अधिकृत है। Who can decide the maximum number of items that may be tendered for booking during business hours to meet the rush of work in a post office and to ensure the equitable availability of facilities to the public। कि लोगों को बराबर सुविधाएं दी जा सकें, इस चीज़ को सुनिश्चित करने के लिए किसी एक व्यक्ति द्वारा एक समय में मैक्सिमम कितने आर्टिकल बुकिंग के लिए प्रस्तुत किए जा सकते हैं, इस चीज़ को कौन डिसाइड करेगा, इसको हमने ऐसे ऊपर भी पढ़ लिया, सर्किल हेड या रीजनल हेड के द्वारा डिसाइड किया जाएगा। वर्क विच इज नॉट डन ऑन संडे एंड पोस्ट ऑफिस हॉलीडेज। ऐसा काम जो रविवार वाले दिन या डाकघर छुट्टियों वाले दिन नहीं किया जाता है। कौन सा काम नहीं किया जाता है? लेटर बॉक्सेस की निकासी का काम नहीं होगा, डिलीवरी का काम नहीं किया जाता और एमओ के भुगतान यानी कि मनी ऑर्डर के भुगतान का काम भी नहीं किया जाता है। डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। बट इज द मीनिंग ऑफ नाइट पोस्ट ऑफिस। नाइट पोस्ट ऑफिस का क्या अर्थ है? अ पोस्ट ऑफिस विच वर्क्स ओवर नाइट। कि क्या वो ऐसा डाकघर होता है जो रात भर काम करता है? नहीं। तो नाइट पोस्ट ऑफिस क्या होता है? अ पोस्ट ऑफिस विच वर्क्स अप टू 8:30 PM ऑन नॉर्मल वर्किंग डेज एंड इज ओपन ऑन संडे एंड हॉलीडेज। नाइट पोस्ट ऑफिस एक ऐसा डाकघर होता है जो सामान्य कार्य दिनों में रात के 8:30 बजे तक काम करता है और ये संडे वाले दिन और पोस्ट ऑफिस हॉलीडेज वाले दिन भी खुला रहता है। नाइट पोस्ट ऑफिस वर्क्स ऑन ऑल पोस्टल हॉलीडेज एक्सेप्ट संडेज। रात्रिकालीन डाकघर रविवार को छोड़कर सभी डाक छुट्टियों को काम करता है। क्या ये सही है? नहीं। जो नाइट पोस्ट ऑफिस होता है ये संडे वाले दिन भी काम करता है। नाइट पोस्ट ऑफिस में वर्क अप टू, रात्रि डाकघर कितने बजे तक काम कर सकते हैं? तो नॉर्मल वर्किंग डेज में ये रात के 8:30 बजे तक काम कर सकते हैं। वर्किंग आवर्स ऑफ नाइट पोस्ट ऑफिस ऑन संडे एंड हॉलीडेज आर। रविवार और छुट्टियों के दिन रात्रि डाकघर के काम के घंटे क्या होते हैं? तो ये सुबह के 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक काम करते हैं। Which clause of post office guide part 1 defines the night post office? नाइट पोस्ट ऑफिस कौन से क्लोज में परिभाषित है? तो नाइट पोस्ट ऑफिस के बारे में क्लोज नंबर 3 में दिया हुआ है। नाइट पोस्ट ऑफिस will transact those transactions which have been authorized by whom? नाइट पोस्ट ऑफिस के द्वारा सिर्फ वही ट्रांजैक्शंस की जाएंगी जो किसके द्वारा निर्धारित की जाएंगी? डायरेक्टर जनरल के द्वारा। ऑन संडेज एंड पोस्टल हॉलीडेज द नाइट पोस्ट ऑफिस फंक्शन फॉर। रविवार और डाक अवकाश के दिन नाइट पोस्ट ऑफिस का जो काम होता है वो कितने समय के लिए होता है? जैसे हमने ऊपर पढ़ा, सुबह के 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक। तो फॉर रेस्ट्रिक्टेड वर्किंग आवर्स, ये प्रतिबंधित कार्य समय के लिए काम करते हैं। At night post offices the registered newspapers are। रात्रिकालीन डाकघरों में पंजीकृत समाचार पत्रों को क्या किया जाता है? Accepted on all days and on Sunday and post office holidays without payment of any late fees। नाइट पोस्ट ऑफिस में
प्रेस सॉर्टिंग ऑफिस में क्या होता है, जो आपके न्यूज़पेपर होते हैं उनको बिना किसी लेट फीस के संडे वाले दिन भी स्वीकार किया जाता है, अन्य हॉलीडेज वाले दिन भी, और नॉर्मल वर्किंग डेज में भी स्वीकार किया जाता है। नेक्स्ट है मोबाइल पोस्ट ऑफिस के बारे में। मोबाइल पोस्ट ऑफिस का मतलब होता है चल डाकघर, जो एक जगह से दूसरी जगह पर जाकर काम करते हैं। मोबाइल पोस्ट ऑफिस विल ओपन ऑन संडे एंड पोस्ट ऑफिस हॉलीडेज। क्या मोबाइल पोस्ट ऑफिस या चल डाकघर रविवार और डाकघर छुट्टियों पर खुले रहते हैं? नहीं, करेक्ट आंसर बी आ जाएगा। सिर्फ नाइट पोस्ट ऑफिस रविवार वाले दिन और पोस्ट ऑफिस हॉलीडेज वाले दिन खुले रहते हैं, बाकी सभी डाकघर बंद रहते हैं। Which of the following मोबाइल पोस्ट ऑफिस आर परमिटेड टू बुक मनी ऑर्डर? कौन से ऐसे चल डाकघर हैं जिन्हें मनी ऑर्डर बुक करने की अनुमति है? मद्रास और नागपुर दोनों को है, सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। मोबाइल पोस्ट ऑफिस आर डिफाइंड इन विच क्लोज नंबर ऑफ पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1? मोबाइल डाकघरों को पोस्ट ऑफिस गाइड भाग 1 के किस खंड में परिभाषित किया गया है? तो मोबाइल पोस्ट ऑफिस में उनके बारे में क्लोज नंबर 4 में दिया हुआ है। पोस्ट ऑफिस विच फंक्शन फ्रॉम स्पेशली डिजाइंड वैन मूविंग टू डिफरेंट फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड एज? एक ऐसे डाकघर जिन्हें विशेष रूप से डिजाइन की गई वैन से अलग अलग निश्चित बिंदु पर जाकर काम किया जाता है। ऐसे डाकघर जो क्या करते हैं, एक वैन में काम करते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह पर जाकर काम करती है। इस वैन को क्या कहा जाता है? इसे मोबाइल पोस्ट ऑफिस या चल डाकघर कहा जाता है। क्लोज नंबर 5 में आता है बिजनेस आवर्स के बारे में। सामान्य सप्ताह के दिनों में कामकाज के घंटे। The working hours of the post offices are generally fixed by whom? डाकघरों के काम के घंटे आम तौर पर किसके द्वारा तय किए जाते हैं? किसके द्वारा किए जाते हैं? हेड ऑफ द सर्किल, सर्किल प्रमुख द्वारा किए जाते हैं, अकॉर्डिंग टू पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1। who are empowered to specify the period of each of the post offices under their jurisdiction? अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले प्रत्येक डाकघर के लिए उस अवधि को कौन निर्दिष्ट कर सकता है? ड्यूरिंग विच बिजनेस इज ट्रांजैक्टेड विद द पब्लिक और कस्टमर्स, जिसके दौरान ग्राहकों के साथ या जनता के साथ व्यवसाय का लेन देन किया जाएगा। तो अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले डाकघरों के लिए उस अवधि को कौन निर्दिष्ट करेगा जिस अवधि के दौरान लोगों के साथ या कस्टमर्स के साथ व्यवसाय का लेन देन किया जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर पोस्ट ऑफिस रेगुलेशंस 2024 के अनुसार क्या आएगा? डी, सर्किल हेड, रीजनल हेड या डिविजनल हेड। ये अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले डाकघरों के लिए उस अवधि को निर्दिष्ट कर सकते हैं जिसके दौरान लोगों के साथ या ग्राहकों के साथ लेन देन किया जाता है। who are empowered to specify the period of each of the post offices under their jurisdiction during which postal items are delivered and dispatched। अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत प्रत्येक डाकघर की उस अवधि को निर्दिष्ट करने का अधिकार किसके पास है जिस अवधि के दौरान वस्तुओं की डिलीवरी या डिस्पैच होता है? करेक्ट आंसर इसका भी डी आ जाएगा, सर्किल हेड, रीजनल हेड या डिविजनल हेड अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले डाकघरों के लिए उस अवधि को निर्दिष्ट कर सकते हैं जिसके दौरान डाक वस्तुओं की डिलीवरी या प्रेषण किया जाता है। According to which of the following the circle head, regional head and divisional head specify the period of each of the post offices under their jurisdiction during which business is transacted with the public or customer and the time at which items are delivered and dispatched?
बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो सर्किल हेड, रीजनल हेड या डिविजनल हेड है, इनके पास ये पावर है कि अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले डाकघरों के लिए उस अवधि को निर्दिष्ट कर सकते हैं जिसके दौरान जनता के साथ या ग्राहकों के साथ व्यवसाय का लेन देन किया जाता है और जिस समय डाक की डिलीवरी और प्रेषण किया जाता है। अब सर्किल हेड, रीजनल हेड या डिविजनल हेड इस अवधि को कैसे निर्दिष्ट करते हैं, किन चीज़ों का ध्यान रख कर इसको निर्दिष्ट करेंगे। कीपिंग इन व्यू द मैक्सिमम वर्किंग आवर्स, सबसे पहले वो ये देखेंगे कि किसी भी डाक घर के लिए अधिकतम काम काज के घंटे क्या हो सकते हैं। कीपिंग इन व्यू बिजनेस आवर्स, दूसरा वो देखेंगे उस डाक घर के व्यावसायिक घंटे क्या हैं। तीसरा, कीपिंग इन व्यू लोकल कन्वीनियंस एंड द अराइवल एंड डिपार्चर टाइमिंग्स ऑफ द आइटम्स एंड वर्किंग ऑफ द पोस्ट ऑफिस काउंटर्स। तो और क्या देखेंगे, वो लोकल कन्वीनियंस या स्थानीय सुविधा को ध्यान में रखेंगे, वो डाक वस्तुओं के आने और जाने के समय को ध्यान में रखेंगे और पोस्ट ऑफिस काउंटर्स की वर्किंग या काम काज को ध्यान में रखेंगे। इन चार चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सर्किल हेड, रीजनल हेड तथा डिविजनल हेड के द्वारा अपने जुरिडिक्शन में आने वाले डाकघरों के लिए उस अवधि को निर्दिष्ट किया जाता है जिसके दौरान लोगों के साथ व्यवसाय का लेन देन किया जाता है या जिसके दौरान डाक वस्तुओं की डिलीवरी या प्रेषण किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। Which of the following article cannot be booked to the address of army post office? ऐसे कौन से आर्टिकल हैं जिन्हें सेना डाकघर के पते के लिए बुक नहीं किया जा सकता। वैल्यू पेबल आर्टिकल और मनी ऑर्डर सेना डाकघर के पते के लिए बुक नहीं किए जा सकते। पोस्ट ऑफिस इन चार्ज ऑफ ग्रामीण डाक सेवक आर केप्ट ओपन फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ, ग्रामीण डाक सेवकों के प्रभारी डाकघरों को अधिकतम कितनी अवधि के लिए खुला रखा जाता है। तो ऐसे डाकघर या शाखा डाकघर जिनका प्रभारी अधिकारी ग्रामीण डाक सेवक होता है उन्हें मैक्सिमम 5 घंटों की अवधि के लिए खुला रखा जाता है। अकॉर्डिंग टू पोस्ट ऑफिस रेगुलेशंस 2024, द ब्रांच पोस्ट ऑफिस शैल बी केप्ट ओपन फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ, तो इसमें कोई भी चेंज नहीं है, चाहे पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 के अनुसार हो चाहे पोस्ट ऑफिस रेगुलेशंस 2024 के अनुसार हो। शाखा डाकघरों के लिए जो मैक्सिमम वर्किंग आवर्स हैं वो कितने हैं, 5 घंटे हैं। The working hours of the post offices are generally fixed by whom? डाकघरों के काम काज के घंटे आमतौर पे किसके द्वारा तय किए जाते हैं। तो पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 के अनुसार हेड ऑफ सर्किल के द्वारा किए जाते हैं। Generally, but are the business hours in the principal post offices on Saturday for issue of money orders, sale and payment of postal order, saving bank and saving certificate transaction, and payment of a telephone bill according to post office guide part 1। post office guide part 1 के अनुसार हमने बताना है कि प्रिंसिपल पोस्ट ऑफिस में सैटरडे वाले दिन या शनिवार वाले दिन मनी ऑर्डर्स जारी करने का, पोस्टल ऑर्डर बेचने या उनका भुगतान करने का, या सेविंग बैंक से संबंधित लेन देन करने का, या टेलीफोन बिल का भुगतान करने का, इन सभी का क्या समय रहता है या इसके लिए क्या व्यावसायिक घंटे रहते हैं। करेक्ट आंसर सी आ जाएगा, शनिवार वाले दिन प्रिंसिपल पोस्ट ऑफिस में ये काम 3 घंटों की अवधि के लिए किया जाता है। Which clause of post office guide part 1 describe the timing of working hours of post offices? डाकघर गाइड 1 के किस खंड में डाकघर के कामकाज के घंटों के बारे में बताया हुआ है। क्लोज नंबर 5 में। Generally, but are the business hours in the principal post offices on normal weekdays for reference and inquiries? आमतौर पर संदर्भ और पूछताछ के लिए सामान्य सप्ताह के दिनों में प्रिंसिपल पोस्ट ऑफिस में व्यावसायिक घंटे क्या रहते हैं। तो ये काम जो है रेफरेंसेस और इंक्वायरीज वाला ड्यूरिंग द एंटायर वर्किंग आवर्स ऑफ द ऑफिस, ये कार्यालय के पूरे कामकाज के घंटों के दौरान
किया जाता है। द बिजनेस आवर्स इन अ पोस्ट ऑफिस ड्यूरिंग विच बिजनेस इज ट्रांसैक्टेड विद द पब्लिक ऑन नॉर्मल वीक डेज विच आर नॉट हॉलीडेज फॉर द पोस्ट ऑफिस और द गवर्नमेंट हॉलीडेज फॉर रेफरेंसेस एंड इंक्वायरीज। तो अब ये सेम क्वेश्चन पोस्ट ऑफिस रेगुलेशंस 2024 के अनुसार बनता है कि डाकघर की वो कौन सी अवधि है जिसके दौरान क्या होता है, जिसके दौरान नॉर्मल वीक डेज में रेफरेंसेस और इंक्वायरीज वाला काम किया जाता है। करेक्ट आंसर डी आएगा। तो ये काम जो है कार्यालय के पूरे कामकाज के घंटों के दौरान किया जाता है। Generally, but are the business hours in principal post offices on Saturday for booking of registered and insured articles including value payable parcels। आमतौर पर प्रिंसिपल पोस्ट ऑफिस में सैटरडे वाले दिन पंजीकृत और बीमित लेखों की बुकिंग और वैल्यू पेबल पार्सल्स की बुकिंग के लिए क्या समय रहता है। करेक्ट आंसर हमारे पास बी आएगा। ये काम सैटरडे वाले दिन 5 घंटों के लिए किया जाता है। The business hours in a post office during which business is transacted with the public on normal weekdays which are not holidays for the post office or the government holidays for counter services including booking and posting of items, premium collection of insurance premiums is important है। तो बिजनेस आवर्स पूछे गए हैं कि किसी भी पोस्ट ऑफिस में वो बिजनेस आवर्स क्या होंगे जिसके दौरान काउंटर सर्विसेज प्रदान की जाती है, जैसे डाक वस्तुओं को बुक करना है या डाक वस्तुओं को पोस्ट करना है या फिर किसी भी इंश्योरेंस प्रीमियम की कलेक्शन करनी है। तो इसके लिए जो व्यावसायिक घंटे रहते हैं वो क्या रहते हैं, 6 घंटे रहेंगे अकॉर्डिंग टू पोस्ट ऑफिस रेगुलेशंस 2024। नेक्स्ट है द पब्लिक बिजनेस आवर्स ऑफ द पोस्ट ऑफिसेज आर फिक्स्ड विद रिगार्ड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। डाकघरों के सार्वजनिक व्यवसाय के घंटे किसके संबंध में तय किए जाते हैं। तो किन चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। सबसे पहले लोकल कन्वीनियंस को, स्थानीय सुविधा को ध्यान में रखा जाता है। अराइवल टाइमिंग ऑफ द मेल, डाक के पहुंचने के समय को ध्यान में रखा जाता है। डिपार्चर टाइम ऑफ द मेल, डाक के प्रेषण के समय को ध्यान में रखा जाता है। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए डाकघरों के पब्लिक बिजनेस आवर्स को तय किया जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। Hours of business of a post office and RMS office shows which of the following। डाकघर और आरएमएस कार्यालय के काम काज के घंटे क्या दर्शाते हैं। तो किसी पोस्ट ऑफिस या आरएमएस ऑफिस के जो बिजनेस आवर्स हैं या आवर्स ऑफ बिजनेस हैं वो किस चीज़ को दर्शाते हैं। करेक्ट आंसर डी आएगा। द आवर्स ड्यूरिंग विच बिजनेस इज ट्रांसैक्टेड विद द पब्लिक। किसी भी पोस्ट ऑफिस के या आरएमएस कार्यालय के बिजनेस आवर्स क्या दर्शाते हैं, ये उन घंटों को दर्शाते हैं जिनके दौरान जनता के साथ व्यवसाय किया जाता है। एंड द टाइम एट विच मेल्स आर डिलीवर्ड एंड डिस्पैच, ये उस समय को दर्शाते हैं जिसके दौरान डाक डिलीवर की जाती है या डाक प्रेषित की जाती है। The work which is done for about 6 to 7 hours on a normal weekdays in post offices। डाकघरों में सामान्य सप्ताह के दिनों में लगभग 6 से 7 घंटे तक कौन सा काम किया जाता है। तो 6 से 7 घंटे तक किया जाने वाला काम है पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 के अनुसार बुकिंग ऑफ रजिस्टर्ड एंड इंश्योर्ड आर्टिकल्स, पंजीकृत और बीमित लेखों की बुकिंग करना, बुकिंग ऑफ वीपी आर्टिकल्स एंड पार्सल्स, मूल्य दे लेखों और पार्सलों की बुकिंग करना, बुकिंग ऑफ टेलीग्राफिक मनी ऑर्डर्स जो भी यूज में नहीं है। करेक्ट आंसर डी आ जाएगा। बुकिंग ऑफ रजिस्टर्ड एंड इंश्योर्ड आर्टिकल्स and value payable articles or parcels in post office is done up to on Saturday। शनिवार वाले दिन डाकघरों में पंजीकृत लेखों की, बीमित लेखों की, मूल्य दे लेखों और पार्सलों की बुकिंग कब तक की जाती है। करेक्ट आंसर सी आ जाएगा, शाम के 3 बजे तक की जाती है। बट आर दी बिजनेस आवर्स इन पोस्ट ऑफिस फॉर बुकिंग, डाकघर में बुकिंग के लिए जो बिजनेस आवर्स हैं वो क्या है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया है पोस्ट ऑफिस रेगुलेशंस 2024 के अनुसार। तो डाकघरों में बुकिंग के लिए जो बिजनेस आवर्स हैं वो
6 घंटे रहेंगे। Which hours of every post office और RMS ऑफिस आर क्लियरली नोटिफाइड? प्रत्येक डाकघर या RMS कार्यालय के कौन से घंटे स्पष्ट रूप से अधिसूचित किए जाते हैं? यानी कि ऐसा कौन सा समय होगा जिसको क्लियरली नोटिफाई किया जाता है, सभी को बताया जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट आएगी। ड्यूरिंग विच द बिजनेस इज ट्रांजैक्टेड विद द पब्लिक? प्रत्येक पोस्ट ऑफिस और RMS ऑफिस के उस समय को क्लियरली नोटिफाई किया जाता है जिसके दौरान लोगों के साथ बिजनेस किया जाता है, लेन देन किया जाता है। टाइम एट विच मेल्स आर डिलीवर्ड एंड डिस्पैच? उस समय को निर्दिष्ट किया जाता है, बताया जाता है जिसके दौरान डाक की डिलीवरी होती है या डाक को प्रेषित किया जाता है। ऑल वर्क एट दी पोस्ट ऑफिस काउंटर्स? डाकघर काउंटर पर सभी कार्य क्या होते हैं? ऑल वर्क विल बी स्टॉप्ड प्रिसाइसली एट दी लेटेस्ट आवर्स फिक्स्ड? जितना भी काम होता है उसे डाकघर के काउंटर पर तय किए गए नवीनतम घंटों पर बंद कर दिया जाता है। यानी कि जो भी समय निर्धारित होता है, जैसे ही वो समय पूरा होगा पोस्ट ऑफिस काउंटर्स का काम बंद कर दिया जाएगा। Which of the following arrangements have been made in most stationary RMS offices? अधिकांश स्थिर RMS कार्यालयों में कौन सी व्यवस्था की गई है? डी ऑप्शन करेक्ट आएगी। तो अधिकांश RMS कार्यालयों में डाक टिकट और स्टेशनरी बेचने का काम किया जाता है। ये पत्र डाक के पंजीकृत लेखों की बुकिंग का काम भी करते हैं। Who fixes the business hours of branch offices? शाखा कार्यालयों के कामकाज के घंटे किसके द्वारा तय किए जाते हैं? सब डिविजनल हेड के द्वारा किए जाते हैं। ड्यूरेशन ऑफ बैंकिंग आवर्स इन पोस्ट ऑफिस ऑन सैटरडे इज? शनिवार वाले दिन डाकघरों में बैंकिंग कार्य समय की अवधि क्या रहती है? तो शनिवार वाले दिन जो है बैंकिंग का काम 3 घंटों के लिए किया जाता है। The hours of business is displayed in which part of post office? डाकघर के किस भाग में कार्य का समय क्या है उसको प्रदर्शित किया जाता है? करेक्ट आंसर ये आएगा इन अ प्लेस वेयर इट इज क्लियरली विजिबल टू ऑल। ऐसी जगह पर जहाँ ये सभी को स्पष्ट रूप से दिखाई दे। The hours during which business is transacted with the public and times at which mails are delivered and dispatched in a post office are notified in which of the following? वह कार्य समय जिसके दौरान लोगों के साथ व्यवसाय किया जाता है, लेन देन किया जाता है, और वह समय जिसके दौरान पोस्ट ऑफिस से डाक की डिलीवरी या डिस्पैच का काम किया जाता है, इस समय अवधि को कहाँ पर बताया जाता है? इन नोटिस ऑफ बिजनेस आवर्स। इसे कारोबारी समय की सूचना में दर्शाया जाता है। द सर्किल हेड और रीजनल हेड में if it is necessary or expedient to meet the requirements of the public or in any special circumstances। सर्किल हेड या रीजनल हेड, सिर्फ इनकी बात की गई है, यहाँ पे डिविजनल हेड की बात नहीं की गई है। तो सर्किल हेड या रीजनल हेड जहाँ पर भी लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करना आवश्यक हो या स्पेशल सर्कमस्टांसिस में किस चीज़ को तय कर सकते हैं, निर्धारित कर सकते हैं। द बिजनेस आवर्स एंड डेज अदर दैन दी वर्किंग डेज। ये बिजनेस आवर्स और ऐसे दिनों को जो काम काज के दिन नहीं है, जैसे संडे है या हॉलीडेज है, उनको निर्दिष्ट कर सकते हैं जिसके दौरान कोई भी पोस्ट ऑफिस लोगों के साथ व्यवसाय करने के लिए खुला रहेगा। द काइंड ऑफ ट्रांजैक्शंस अवेलेबल ड्यूरिंग सच बिजनेस आवर्स, और ऐसे काम काज के घंटों के दौरान क्या काम लोगों के साथ किया जाएगा या किस तरह के लेन देन किए जाएंगे, इसको भी सर्किल हेड या रीजनल हेड के द्वारा निर्धारित किया जाएगा। द मैक्सिमम नंबर ऑफ आइटम्स दैट मे बी टेंडर्ड फॉर बुकिंग ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स टू मीट द रश ऑफ वर्क इन अ पोस्ट ऑफिस एंड टू एंश्योर द इक्विटेबल अवेलेबिलिटी ऑफ फैसिलिटीज टू द पब्लिक, और लोगों को एक समान सुविधाएं प्रदान करने के लिए सर्किल हेड या रीजनल हेड के द्वारा इस चीज़ को भी निर्धारित किया जा सकता है कि एक व्यक्ति द्वारा बुकिंग के लिए ऐसे व्यावसायिक घंटों के दौरान मैक्सिमम कितने आर्टिकल प्रस्तुत किए जा सकते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। क्लोज नंबर 7 है बिजनेस डन ऑन संडे एंड पोस्ट ऑफिस हॉलीडेज। रविवार और डाकघर छुट्टियों पर किया जाने वाला कारोबार। तो रविवार या डाकघर अवकाश वाले दिन कौन सा काम किया जाता है?
except night post offices. All post offices are generally closed on नाइट पोस्ट ऑफिस को छोड़कर बाकी जितने भी डाकघर होते हैं वो आमतौर पर कब बंद रहते हैं? करेक्ट आंसर सी आ जाएगा। ये संडे और पोस्ट ऑफिस हॉलीडेज वाले दिन बंद रहते हैं, सिर्फ नाइट पोस्ट ऑफिस खुले रहते हैं। Registered newspapers and packets of registered newspapers are accepted on Sunday and post office holidays without payment of any late fees in। बहुत इंपॉर्टेंट है। समाचार पत्र, पंजीकृत समाचार पत्र या पंजीकृत समाचार पत्रों के पैकेट रविवार वाले दिन या डाकघर अवकाश वाले दिन बिना किसी लेट फीस के कहाँ पर एक्सेप्ट किए जाते हैं? इन्हें प्रेस सॉर्टिंग ऑफिस, आरएमएस ऑफिस और नाइट पोस्ट ऑफिस में बिना किसी विलंब शुल्क के रविवार और पोस्ट ऑफिस हॉलीडेज वाले दिन एक्सेप्ट किया जाता है। Facilities are provided for the posting of letters on which the prescribed late fees is paid during certain specific hours in which of the following। उन पत्रों की पोस्टिंग के लिए कहाँ सुविधाएं प्रदान की जाती हैं जिन पर कुछ विशिष्ट घंटों के दौरान निर्धारित विलंब शुल्क का भुगतान किया गया हो? करेक्ट आंसर डी आ जाएगा। तो ऐसे कहाँ पे इनको पोस्ट किया जा सकता है? इन्हें आरएमएस ऑफिस के लेटर बॉक्सेस में पोस्ट किया जा सकता है, इन्हें सिलेक्टेड ऑफिस या चयनित कार्यालयों के लेटर बॉक्सेस में पोस्ट किया जा सकता है, इन्हें आरएमएस की मेल वैन के लेटर बॉक्सेस में पोस्ट किया जा सकता है। मशीन फ्रैंक्ड आर्टिकल्स शुड नॉट बी पोस्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। मशीन फ्रैंक लेखों को, ऐसी डाक वस्तुएं जिनके लिए डाक शुल्क का भुगतान फ्रैंक इंप्रेशन के माध्यम से किया जाता है, उनको कहाँ पर पोस्ट नहीं करना चाहिए? उन्हें लेटर बॉक्स में पोस्ट नहीं करना चाहिए, वो चाहे वो लेटर बॉक्स किसी पोस्ट ऑफिस का हो, चाहे वो लेटर बॉक्स किसी मेल वैन का हो। करेक्ट आंसर सी आ जाएगा। बट इजी लेट फीस फॉर पोस्टिंग ऑफ रजिस्टर्ड आर्टिकल, पंजीकृत लेखों की पोस्टिंग के लिए विलंब शुल्क क्या है? इनके ऊपर 3 रुपये लेट फीस लगती है। बट इज लेट फीस फॉर पोस्टिंग ऑफ अनरजिस्टर्ड आर्टिकल, अपंजीकृत लेखों को पोस्ट करने के लिए लेट फीस क्या लगती है? 2 रुपये लगती है। Generally, all RMS offices sell stamps and postal stationery and grant a certificate of posting and book a registered articles on payment of usual late fees during specified hours on Sunday and post office holidays। आमतौर पर जितने भी आरएमएस कार्यालय होते हैं ये क्या करते हैं? रविवार वाले दिन और पोस्ट ऑफिस हॉलीडेज वाले दिन कुछ निर्दिष्ट घंटों के दौरान सामान्य विलंब शुल्क के भुगतान पर क्या करते हैं? डाक टिकट और डाक स्टेशनरी बेचने का काम करते हैं और पोस्टिंग का प्रमाण पत्र भी प्रदान करते हैं और पंजीकृत लेखों की बुकिंग भी करते हैं। तो जितने भी आरएमएस ऑफिस हैं वो डाक टिकट या पोस्टल स्टेशनरी बेचते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग जारी करने का काम करते हैं और सामान्य विलंब शुल्क के भुगतान पर पंजीकृत लेखों की बुकिंग का काम भी करते हैं संडे और पोस्ट ऑफिस हॉलीडेज वाले दिन कुछ निर्दिष्ट घंटों के लिए। तो बिल्कुल सही बात है, करेक्ट आंसर ए आ जाएगा। During specified hours on Sunday and postal holidays, all RMS offices generally book registered articles on the payment of the। जितने भी आरएमएस ऑफिस होते हैं वो सामान्य पंजीकृत लेखों की बुकिंग संडे वाले दिन या पोस्ट ऑफिस हॉलीडेज वाले दिन कुछ निर्दिष्ट घंटों के लिए करते हैं, लेकिन कैसे करते हैं? सामान्य विलंब शुल्क के भुगतान पर करते हैं। मेल ऑफिस इज ऑथराइज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। जो मेल ऑफिस होते हैं वो किस चीज़ के लिए अधिकृत होते हैं? वो डाक टिकट और डाक स्टेशनरी बेचने के लिए अधिकृत होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्लोज नंबर 8, पोस्ट ऑफिस हॉलीडेज के बारे में, डाकघर की छुट्टियों के बारे में। पोस्ट ऑफिस में कितनी छुट्टियां मनाई जाती हैं? पोस्ट ऑफिस ऑब्जर्व 17 हॉलीडेज इन अ ईयर। एक वर्ष में पोस्ट ऑफिस में 17 अवकाश होते हैं। आउट ऑफ विच हाउ मैनी हॉलीडेज आर ऑब्जर्व्ड कंपल्सरी इन ऑल सर्कल्स। इसमें से कितनी ऐसी छुट्टियां हैं जो सभी सर्किलों में अनिवार्य रूप से मनाई जाती हैं? करेक्ट आंसर डी आ जाएगा। सभी सर्किल्स में टोटल 14 ऐसी हॉलीडेज होती हैं जिन्हें एक साथ और अनिवार्य रूप से मनाया जाता है।
विच इज़ नॉट दी पोस्ट ऑफिस हॉलीडे, इनमें से कौन सा डाकघर अवकाश नहीं है। करेक्ट आंसर सी आएगा। तो ये आपने जितनी भी पोस्ट ऑफिस हॉलीडेज हैं उनको बड़े अच्छे से याद करना है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। जो टीचर्स डे है या अध्यापक दिवस है उसको पोस्ट ऑफिस हॉलीडे की तरह नहीं मनाया जाता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पोस्ट ऑफिस हॉलीडे, इनमें से कौन सा डाकघर का अवकाश नहीं है। करेक्ट आंसर डी आएगा। बुद्ध पूर्णिमा, दशहरा, महावीर जयंती, ये सभी पोस्ट ऑफिस की हॉलीडेज हैं। टोटल हाउ मैनी हॉलीडेज आर ऑब्जर्व्ड इन पोस्ट ऑफिसेज एंड हाउ मैनी हॉलीडेज वेरी फ्रॉम सर्किल टू सर्किल, डाकघर में कुल मिलाकर कितनी छुट्टियां मनाई जाती हैं। 17 अवकाश मनाए जाते हैं और इसमें 3 छुट्टियां ऐसी हैं जो सर्किल टू सर्किल वेरी करती हैं, यानी कि हर सर्किल इनको अपनी मर्जी से मनाएगा। लेकिन 14 हॉलीडेज ऐसी होती हैं जो सभी सर्किल्स में एक साथ होती हैं। क्लोज नंबर 9 है डिसाइरेबिलिटी ऑफ प्री पेमेंट ऑफ पोस्टेज, डाक शुल्क के पूर्व भुगतान की वांछनीयता। किसी भी डाक वस्तु के लिए आपको डाक शुल्क का पूर्व भुगतान क्यों करना चाहिए। Which of the following articles are liable to detention for the purpose of taxing the postage due on them? ऐसे कौन से आर्टिकल हैं जिनको उनके ऊपर डाक शुल्क लगाने के उद्देश्य से रोका जा सकता है, डिटेन किया जा सकता है। करेक्ट आंसर सी आ जाएगा। जितने भी अनपेड आर्टिकल या इनसफिशेंटली पेड आर्टिकल होते हैं, ऐसे आर्टिकल जिनके लिए आपने पोस्टेज चार्जेस नहीं दिए हैं, ये ऐसे आर्टिकल जिनके लिए आपने आधे अधूरे डाक शुल्क का भुगतान किया है, उन डाक वस्तुओं को देय डाक शुल्क लगाने के उद्देश्य से रोका जा सकता है। Which of the following articles are not afforded any greater security in transmission over other unregistered mail? ऐसे कौन से आर्टिकल हैं जिन्हें अन्य अपंजीकृत मेल पर प्रसारण में कोई अधिक सुरक्षा प्रदान नहीं की जाती है। तो जितने भी अनपेड या इनसफिशेंटली पेड आर्टिकल होते हैं उनको प्रसारण में कोई ज़्यादा सुरक्षा नहीं दी जाती है। सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। नेक्स्ट है भाई, प्री पेमेंट ऑफ पोस्टेज इज डिसाइरेबल, डाक शुल्क के पूर्व भुगतान की वांछनीयता क्यों है। कि डाक शुल्क का पूरा भुगतान होना चाहिए, इस चीज़ की क्या ज़रूरत है। करेक्ट आंसर डी आ जाएगा। अनपेड आर्टिकल नॉट अफोर्डेड एनी ग्रेटर सिक्योरिटी इन ट्रांसमिशन, कि कोई भी अगर अनपेड आर्टिकल है, कोई ऐसा आर्टिकल है जिसके लिए आपने डाक शुल्क का पूरी तरह से भुगतान नहीं किया है, उसे प्रसारण में कोई ज़्यादा सुरक्षा प्रदान नहीं की जाएगी। अनपेड आर्टिकल्स आर लायबल टू डिटेंशन फॉर द पर्पस ऑफ टैक्सिंग द पोस्टेज ड्यू ऑन देम, अगर कोई भी आर्टिकल अनपेड है या अवैतनिक है, उसके ऊपर डाक शुल्क वसूल करने के उद्देश्य से उसको डिटेन किया जा सकता है, रोका जा सकता है। अनपेड आर्टिकल आर नोट इशूड अलोंग विद दी स्पेशल डिलीवरीज, और जो अवैतनिक आर्टिकल होते हैं उन्हें विशेष वितरण के लिए जारी नहीं किया जाता है। करेक्ट आंसर डी आ जाएगा। For which of the following articles it will be the endeavor of the post office to forward by the earliest possible and effect delivery as expeditiously as possible? कौन सी ऐसी डाक वस्तुएं हैं जिनके लिए डाक घर का ये प्रयास रहता है कि इन्हें जितनी जल्दी हो सके इनके गंतव्य के लिए भेज दिया जाए और जितनी जल्दी हो सके इनकी डिलीवरी कर दी जाए। करेक्ट आंसर डी सी आ जाएगा। जितने भी फुली प्रीपेड पोस्टल आर्टिकल होते हैं, ऐसे आर्टिकल जिनके लिए डाक शुल्क का आपने पूरी तरह से भुगतान किया हो, ऐसे आर्टिकल्स के लिए डाक घर का ये प्रयास रहता है कि जितनी जल्दी हो सके उन्हें उनके गंतव्य के लिए भेजा जाए और जितनी जल्दी हो सके उनकी डिलीवरी कर दी जाए। अनपेड आर्टिकल्स आर नॉट अफोर्डेड एनी ग्रेटर सिक्योरिटी इन ट्रांसमिशन ओवर अदर मेल, अन्य कौन सी डाक की तुलना में अवैतनिक लेखों को प्रेषण में अधिक सुरक्षा नहीं दी जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर बी आ जाएगा। जो अनरजिस्टर्ड मेल होती है, अपंजीकृत डाक होती है, उसकी तुलना में अवैतनिक लेखों को कम सुरक्षा मिलती है। Which of the following is true about unpaid articles or articles on which postage is
नॉट फुली प्रीपेड। तो हमने बताना है कौन सा सही है। ऐसे आर्टिकल्स के बारे में जो अनपेड है, यानी कि जिनके लिए आपने डाक शुल्क का भुगतान ना किया हो, या जिनके लिए डाक शुल्क का पूरा भुगतान ना किया हो। करेक्ट आंसर डी आ जाएगा। अनपेड और इनसफिशिएंटली पेड आर्टिकल्स के बारे में क्या सही है? नोट अफोर्डेड एनी ग्रेटर सिक्योरिटी इन ट्रांसमिशन ओवर अदर अनरजिस्टर्ड मेल। इसे अपंजीकृत डाक की तुलना में प्रसारण के दौरान कोई ज़्यादा सुरक्षा नहीं मिलती है। इसके साथ साथ इन्हें अपंजीकृत डाक के लिए होने वाली विशेष डिलीवरी के समय जारी नहीं किया जाता है। दूसरी बात, इनके ऊपर डाक शुल्क पूरा करने के उद्देश्य से इनको डिटेन किया जा सकता है, रोक लिया जा सकता है। नेक्स्ट है क्लोज नंबर 10, पोस्टेज स्टैम्प्स एंड स्टेशनरी के बारे में, डाक टिकट और डाक स्टेशनरी के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ पोस्ट ऑफिस बेयर एम्बोस्ड स्टैम्प्स। डाकघर के ऐसे कौन से आर्टिकल होते हैं जिनके ऊपर एम्बोस्ड स्टैम्प यानी कि पहले से ही लगे हुए डाक टिकट होते हैं? करेक्ट आंसर डी आ जाएगा। पोस्ट कार्ड, इनलैंड लेटर कार्ड और एनवलपीज के ऊपर एम्बोस्ड स्टैम्प्स होती हैं। डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। मीन्स ऑफ पेमेंट ऑफ पोस्टेज चार्जेस आर। डाक शुल्क के भुगतान के लिए कौन कौन से साधन हैं, यानी कि डाक शुल्क का भुगतान करने के लिए क्या क्या यूज़ किया जा सकता है? करेक्ट आंसर यहाँ आएगा। डाक शुल्क के भुगतान के लिए आप डाक टिकट यूज़ कर सकते हैं। एम्बोस्ड पोस्टल स्टेशनरी का यूज़ किया जा सकता है। फ्रैंक इम्प्रेशन का यूज़ भी किया जा सकता है, लेकिन जैसे हम थ्योरी में पढ़ चुके हैं, रेवेन्यू स्टैम्प्स का यूज़ डाक शुल्क के भुगतान के लिए नहीं किया जा सकता। रेवेन्यू स्टैम्प्स आर इशूड बाय हुम। राजस्व टिकट किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? तो इन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा जारी किया जाता है। विच स्टैम्प्स आर यूज्ड फॉर द पेमेंट ऑफ पोस्टेज। डाक शुल्क के भुगतान के लिए किन डाक टिकटों का यूज़ किया जाता है? तो इसके लिए पोस्टेज स्टैम्प्स का यूज़ किया जाता है, डाक टिकटों का, रेवेन्यू स्टैम्प्स का यूज़ नहीं किया जा सकता। ओवरसीज ऑर्डर्स ऑफ फिलैटली आर एग्जीक्यूटेड एट। डाक टिकट के जो फॉरेन ऑर्डर होते हैं उनको कहाँ पर एग्जीक्यूट किया जाता है? करेक्ट आंसर बी आ जाएगा, बॉम्बे जीपीओ में निष्पादित किया जाता है। Payment of postage charges is normally to be done by means of postage stamps issued by the Indian Post Office under the authority of the। तो डाक शुल्क के भुगतान के लिए किसके द्वारा जारी किए गए डाक टिकटों को यूज़ किया जाता है? डाकघर द्वारा जारी किए गए डाक टिकटों को यूज़ किया जाता है। लेकिन डाकघर किसकी अथॉरिटी के तहत इन डाक टिकटों को जारी करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट की अथॉरिटी के तहत। सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। If the postage charges required on embossed postal stationery is more than the value of the stamps printed on the article, then the difference can be made good by the। मान लीजिए एम्बोस्ड पोस्टल स्टेशनरी है जिसमें आप एक एनवल्प का यूज़ कर रहे हैं, तो इसमें 5 रुपये की डाक टिकट यहाँ पर पहले से ही उभरी हुई होती है। लेकिन मान लीजिए इस डाक वस्तु को या इस एनवल्प को भेजने के लिए जो चार्जेस बन रहे हैं वो 10 रुपये बन रहे हैं। तो इस तरह के डिफरेंस को आप कैसे पूरा करेंगे? सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, बाय अफिक्सिंग एडिशनल पोस्टेज स्टैम्प्स ऑफ द रिक्वेस्ट वैल्यू। तो आप अपेक्षित मूल्य के अतिरिक्त डाक टिकट लगाकर इस अंतर को पूरा कर सकते हैं। आगे भी सेम क्वेश्चन है, इसका भी सेम आंसर आ जाएगा कि अगर किसी भी एम्बोस्ड पोस्टल स्टेशनरी के ऊपर लगने वाले चार्जेस उसके ऊपर एम्बोस्ड स्टैम्प से ज़्यादा हो जाते हैं तो डिफरेंस को पूरा करने के लिए आप अपेक्षित मूल्य के अतिरिक्त डाक टिकट लगा सकते हैं। Which type of stamps are not issued by postal department? कौन से ऐसे डाक टिकट हैं जिन्हें डाक विभाग द्वारा जारी नहीं किया जाता है? रेवेन्यू स्टैम्प्स को या राजस्व टिकटों को डाकघर द्वारा जारी नहीं किया जाता। But action will be taken if a revenue stamps are affixed on a letter in place of postal stamp। यदि किसी भी आर्टिकल के ऊपर डाक टिकटों की जगह पे रेवेन्यू स्टैम्प्स का यूज़ किया जाता है तो इसे क्या मानना चाहेगा? अनपेड मानना चाहेगा या अवैतनिक मानना चाहेगा? क्लोज नंबर 12 है प्री पेमेंट ऑफ पोस्टेज इन कैश।
डाक शुल्क का नकद पूर्व भुगतान करना। अब हमने ऐसे पढ़ लिया कि डाक शुल्क का पूर्व भुगतान करने के लिए डाक टिकटों का यूज़ किया जाता है, लेकिन अगर आप नकद में डाक शुल्क का पूरा भुगतान करना चाहते हैं तो कैसे किया जाएगा। द फैसिलिटी ऑफ प्री पेमेंट ऑफ पोस्टेज इन कैश सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस इज अवेलेबल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। नकद में डाक शुल्क के पूरा भुगतान की सुविधा कुछ शर्तों के तहत किसके लिए उपलब्ध है। तो नकद में डाक शुल्क के पूरे भुगतान की सुविधा पत्रों के लिए, इनलैंड लेटर कार्ड, पोस्ट कार्ड, पैकेट और अनरजिस्टर्ड पार्सल्स के लिए उपलब्ध है। डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। The special registration envelopes provided by the post office should be used for the transmission of। डाकघर द्वारा प्रदान किए जाने वाले जो विशेष पंजीकरण लिफाफे होते हैं उनका यूज़ किसके लिए किया जाता है। रजिस्टर्ड आर्टिकल्स को भेजने के लिए। इनका यूज़ कभी भी अनरजिस्टर्ड आर्टिकल्स को भेजने के लिए नहीं करना चाहिए। प्री पेमेंट ऑफ पोस्टेज is accepted in case of large number of articles subject to a minimum of how many articles in small cities। अगर आप नकद में डाक शुल्क के पूरा भुगतान की सुविधा का लाभ उठाना चाहते हैं तो छोटे शहर में एक बार में कम से कम आपको 250 आर्टिकल पोस्ट करने होंगे। Who is authorized to issue sanction for prepayment of postage in cash। नकद में डाक शुल्क के पूरा भुगतान की सुविधा के लिए मंजूरी किसके द्वारा दी जा सकती है। हेड ऑफ द सर्किल द्वारा, सर्किल प्रमुख द्वारा। The facility of prepayment of postage in cash is also available at selected gazetted and higher selection grade post offices to firms or business establishments who post not less than how many articles at a time in respect of letters enclosed covers। नकद में डाक शुल्क के पूरे भुगतान की सुविधा कुछ राजपत्रित और हाईएस्ट सिलेक्शन ग्रेड डाकघरों में ऐसी फर्मों या व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए उपलब्ध है जो क्लोज्ड एनवलपीज में पत्रों के संबंध में एक समय में कम से कम 500 आर्टिकल पोस्ट करते हैं, लेटर पोस्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सर्टेन पोस्ट ऑफिस इन बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, नागपुर एंड दिल्ली आर आल्सो ऑथराइज्ड बाय द हेड ऑफ द सर्किल टू रियलाइज द पोस्टेज एंड रजिस्ट्रेशन फीस ऑन ऑर्डिनरी रजिस्टर्ड आर्टिकल्स ऑफ लेटर मेल इन कैश, बट फॉर दिस the sender uses special registered journals for booking of registered articles and the total number of articles of the same time and weight to be registered at a time is not less than। important है बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, नागपुर और दिल्ली के कुछ पोस्ट ऑफिस को सर्किल हेड द्वारा पत्र डाक के साधारण पंजीकृत लेखों पर पोस्टेज और रजिस्ट्रेशन फीस को कैश में लेने की इजाज़त है और इसके लिए सेंडर या प्रेषक को स्पेशल रजिस्टर्ड जर्नल्स का यूज़ करना होगा और एक बार में बुक किए जाने वाले पंजीकृत लेखों की संख्या और लेख जो है वो एक ही प्रकार की और एक ही वजन के होने चाहिए और उनकी संख्या कितने से कम नहीं होनी चाहिए, 50 से कम नहीं होनी चाहिए। तो जैसे हमने ऊपर पढ़ा कि अनरजिस्टर्ड आर्टिकल के लिए ये सुविधा है, लेकिन ये ऑर्डिनरी रजिस्टर्ड आर्टिकल जो पत्र डाक के होंगे उनके लिए भी अवेलेबल है, लेकिन उसके लिए क्या कंडीशन है कि प्रेषक को स्पेशल रजिस्टर्ड जर्नल्स का यूज़ करना होगा और एक ही तरह के और एक ही वजन के पोस्ट किए जाने वाले रजिस्टर्ड आर्टिकल्स की संख्या 50 से कम नहीं होनी चाहिए। क्लोज नंबर 13 है स्पॉइल्ड और डिफेस्ड स्टैम्प्स के बारे में। खराब या विरूपित डाक टिकट। बीच स्टैम्प्स आर नॉट अलाउड इन पेमेंट ऑफ पोस्टेज। डाक शुल्क के भुगतान के लिए किन टिकटों की अनुमति नहीं है। डाक शुल्क के भुगतान के लिए आप ओवलिटरेटेड, डिफेस्ड या कटे हुए डाक टिकटों का यूज़ नहीं कर सकते। डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। The use of a postage stamp for the payment of postage charges or postal fees with intent to cause loss to the central government।
which has already been used for that or any other purpose is a offense under the। किसी ऐसे डाक टिकट का यूज़ करना जो पहले से ही किसी अन्य उद्देश्य के लिए यूज़ किया जा चुका है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट को नुकसान पहुंचाने जैसा है। और इसके लिए क्या सज़ा है? करेक्ट आंसर ए आ जाएगा। ये अंडर इंडियन पीनल कोड भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत एक अपराध माना जाएगा। तो केंद्र सरकार को नुकसान पहुंचाने के इरादे से अगर आप किसी ऐसे डाक टिकट का यूज़ डाक शुल्क के अन्य किसी शुल्क के भुगतान में करते हैं जिसका यूज़ ऑलरेडी किया जा चुका है, चाहे सेम पर्पस के लिए या किसी अन्य पर्पस के लिए, तो ये अंडर इंडियन पीनल कोड क्या माना जाएगा? ऑफेंस माना जाएगा, अपराध माना जाएगा। यूज ऑफ प्रीवियसली यूज्ड पोस्टल स्टैंप इज एन ऑफेंस अंडर, पहले से उपयोग किए जा चुके डाक टिकट का दोबारा से उपयोग करना किसके तहत अपराध माना जाएगा? इंडियन पीनल कोड या भारतीय दंड संहिता के तहत अपराध माना जाएगा। क्लोज नंबर 14 है फिक्टिशियस स्टैम्प्स के बारे में, नकली डाक टिकटों के बारे में। द मैन्युफैक्चर एंड यूज ऑफ फिक्टिशियस पोस्टेज स्टैम्प्स इज प्रोहिबिटेड एंड इट इज एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग। नकली डाक टिकटों का निर्माण करना या उनका उपयोग करना, तो ये किसके तहत एक दंडनीय अपराध है? करेक्ट आंसर सी आएगा। ये सेक्शन 263A ऑफ इंडियन पीनल कोड भारतीय दंड संहिता की धारा 263A के तहत दंडनीय अपराध, यानी कि ऐसा अपराध जिसमें सजा हो सकती है। द इनलीगल मैन्युफैक्चरिंग एंड यूसेज ऑफ द पोस्ट स्टैम्प सच एज अ फोर्स्ड काउंटरफीट और फिक्टिशियस पोस्ट स्टैम्प्स शैल बी। जाली, नकली या काल्पनिक डाक टिकटों जैसे डाक टिकटों का अवैध निर्माण या उपयोग करना, तो किसके तहत एक दंडनीय अपराध माना जाएगा? पनिशेबल अंडर द एप्लीकेबल लॉ ऑफ द लैंड फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, तो उस समय देश में जो भी लागू कानून होगा उसके तहत इसे दंडनीय अपराध माना जाएगा। However, reproduction of stamps is allowed for illustration purposes in a philately publication only in which color। अब ऐसे हमने पढ़ा कि डाक टिकटों का पुनरुत्पादन नहीं आप कर सकते हैं, लेकिन डाक टिकटों के पुनरुत्पादन की अनुमति कहाँ पे है और ये डाक टिकट किस रंग में होने चाहिए? तो डाक टिकटों के पुनरुत्पादन की अनुमति डाक टिकट प्रकाशन में दृष्टांत उद्देश्य के लिए, सिर्फ इनकी अनुमति कहाँ पे है? इलुस्ट्रेशन पर्पसेस के लिए फ्लैटली पब्लिकेशन में। लेकिन ये जो डाक टिकट हैं किस कलर में होने चाहिए? काले रंग में होने चाहिए। आगे चलते हैं। क्लोज नंबर 15 है पैकिंग के बारे में। Every letter or parcel should be stamped with the date stamp of at least 2 post offices which are। प्रत्येक पत्र या पार्सल पर कम से कम 2 डाक घरों की तारीख मोहर लगी होनी चाहिए। और ये जो कम से कम वाले 2 डाक घर हैं कौन से हैं? एक बुकिंग पोस्ट ऑफिस और डेस्टिनेशन पोस्ट ऑफिस। तो कम से कम इन दोनों डाक घरों की तारीख मोहर प्रत्येक पत्र और पार्सल के ऊपर लगी होनी चाहिए। पोस्ट ऑफिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरी आर्टिकल पोस्टेड इवन फॉर फ्रेजाइल आर्टिकल। डाकघर डाक के माध्यम से पोस्ट किए जाने वाले हर आर्टिकल के लिए जिम्मेदार नहीं होता है। तो अगर आपने किसी भी डाक वस्तु में कोई फ्रेजाइल आर्टिकल भेजा है, फ्रेजाइल आइटम मतलब नाजुक सामान भेजा है जो टूट फूट सकता है, तो उसके नुकसान के लिए डाकघर जिम्मेदार नहीं होता है। When wax cloth is used for the protection of letter, packet, parcel, then it should be। जब भी किसी पत्र, पैकेट या पार्सल की सुरक्षा के लिए वैक्स क्लोथ का यूज़ किया जाता है तो इसे हमेशा इनसाइड कवर की आंतरिक आवरण की तरह यूज़ किया जाना चाहिए। Sufficiently strong paper securely fastened outside the wax cloth to receive the। जब भी किसी लेटर, पैकेट या पार्सल के लिए आप वैक्स क्लोथ का यूज़ करते हैं तो उसके बाहर आपको एक मजबूत कागज़ का टुकड़ा लगा देना चाहिए। पर्याप्त मजबूत कागज़ का टुकड़ा उसके बाहर सुरक्षित रूप से बांध देना चाहिए। क्यों बांध देना चाहिए? इम्प्रेशन ऑफ पोस्ट ऑफिस डेट स्टैम्प, ताकि उस स्ट्रॉन्ग पेपर के ऊपर आप डेट स्टैम्प लगा सकें और उस आर्टिकल के ऊपर लगाए जाने वाले डाक टिकट भी इस पेपर के ऊपर लगाए जा सकें।
एब्री शुड बी क्लोज्ड इन सच अ मैनर दैट इट डज नॉट गिव राइज टू शार्प एजेस। किसको इस तरह से बंद किया जाना चाहिए कि उसमें कोई भी तीखा किनारा ना बने। प्रत्येक लेटर, पैकेट और पार्सल को इस तरह से बंद किया जाना चाहिए कि उसमें कोई भी तीखा किनारा या शार्प एज ना बने। एवरी लेटर, पैकेट और पार्सल हैज़ टू बी स्टैम्प्ड विद द डेट स्टैम्प्स ऑफ एटलीस्ट हाउ मैनी पोस्ट ऑफिस। तो हमने अभी ऊपर पढ़ा, प्रत्येक पत्र, पैकेट या पार्सल के ऊपर कम से कम 2 डाकघरों की डेट स्टैम्प अवश्य लगी होनी चाहिए। भाई आर्टिकल शुड बी पैक्ड इन स्ट्रॉन्ग कवर। किसी भी डाक वस्तु को मजबूत कवर में क्यों पैक किया जाना चाहिए? इट लाइएबल टू अ ग्रेट डील ऑफ प्रेशर एंड फ्रिक्शन इन मेल बैग ड्यूरिंग ट्रांजिट। क्योंकि पारगमन के दौरान डाक वस्तुओं को बहुत ही प्रेशर झेलना पड़ता है और बाकी डाक वस्तुओं के साथ इनका घर्षण होता रहता है। तो अगर आपने इसको मजबूत कवर में पैक नहीं किया होगा तो ये फट जाएंगे, सामग्री बिखर जाएगी। इट सफर्स फ्रॉम स्टैंपिंग प्रेशर। पोस्ट ऑफिस में आपने देखा होगा डेट स्टैंप कितनी जोर से लगाई जाती है, तो उस डेट स्टैंप को भी झेल सके इसलिए आपने डाक वस्तु को हमेशा मजबूत कवर में पैक करना है। भाई आर्टिकल शुड बी पैक्ड इन स्ट्रॉन्ग कवर। किसी भी डाक वस्तु को मजबूत आवरण में क्यों पैक करना चाहिए? तो ये हो गया। नेक्स्ट हमारे पास व्हेन वैक्स क्लॉथ इज यूज्ड फॉर प्रोटेक्शंस ऑफ द पार्सल, पैकेट और लेटर, इट शुड बी यूज्ड एज एन। जब भी किसी पार्सल, पैकेट या पत्र की सुरक्षा के लिए मोम कपड़े का, वैक्स क्लॉथ का यूज़ किया जाता है तो इसे हमेशा इनसाइड कवर की तरह, आंतरिक आवरण की तरह यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट है सीलिंग के बारे में। द पब्लिक आर एडवाइज्ड नॉट टू यूज फॉर सील्स आउटसाइड अनरजिस्टर्ड लेटर्स एंड पैकेट्स एक्सेप्ट व्हेन सच सील्स आर नेसेसरी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ आर्टिकल्स टू विच दे आर अप्लाइड। तो लोगों को ये सलाह दी जाती है कि जब भी अपंजीकृत पत्रों और पैकेटों को बाहर से सील करने के लिए किस चीज़ का यूज़ किया जाता है, किस चीज़ का यूज़ ना करें, तो इसका करेक्ट आंसर सी आ जाएगा। लोगों को यही सलाह दी जाती है कि किसी भी अपंजीकृत पत्र या पैकेट को बाहर से सील करने के लिए सीलिंग वैक्स का यूज़ ना करें, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उस आर्टिकल की सुरक्षा के लिए तो किया जा सकता है। When sealing wax is used for sealing outside unregistered letters and packets, but it should be laid on wax before seal is applied। जब भी किसी अपंजीकृत पत्र या पैकेट को बाहर से सील करने के लिए सीलिंग वैक्स का यूज़ किया जाता है तो उसके ऊपर सील लगाने से पहले उसके ऊपर क्या लगाया जाना चाहिए? पीस ऑफ टिश्यू और थिन पेपर, उसके ऊपर टिश्यू या पतले कागज़ का टुकड़ा लगाया जाना चाहिए। अब इसका क्या मतलब है कि एक लेटर है, अब इसके ऊपर आपने सीलिंग वैक्स यहाँ पर लगा दी। अब सीलिंग वैक्स के ऊपर आपने क्या लगानी है? जैसे मोहर होती है उसी तरह से पोस्ट ऑफिस में एक सील होती है, उसे इसके ऊपर लगाना है। लेकिन ये सलाह दी जाती है कि इस वैक्स के ऊपर पहले आप पतले कागज़ का टुकड़ा या टिश्यू पेपर चिपका दीजिए, उसके ऊपर सील लगाइए ताकि उसकी इंप्रेशन भी अच्छे से आ जाए और ये जो सीलिंग वैक्स आपने लगाई है ये दूसरे आर्टिकल्स को कोई नुकसान ना पहुंचाए। क्लोज नंबर 17 है पोस्टिंग ऑफ कॉइन्स या सिक्कों की पोस्टिंग के बारे में। कॉइन्स, ज्वेलरी, करेंसी और बैंक नोट्स, बुलियन, आर्टिकल्स ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, प्रीशियस स्टोन्स कैन बी सेंट बाई ओनली। अगर आप डाक के माध्यम से सिक्के, ज्वेलरी, करेंसी या बैंक नोट, बुलियन या सोने या चांदी से बने हुए कोई लेख या कोई कीमती धातु या पत्थर भेजना चाहते हैं तो उन्हें आप कैसे भेज सकते हैं? उन्हें सिर्फ बीमित डाक के माध्यम से भेजा जाएगा। यहाँ पर आर्टिकल्स ऑफ गोल्ड और सिल्वर का क्या मतलब हो जाएगा? तो इसका मतलब होगा आर्टिकल्स मेड होली विद गोल्ड और सिल्वर, ऐसे आर्टिकल जो पूरी तरह से सोने के, चांदी के बने हो, या ऐसे आर्टिकल जो पार्शली यानी कि आंशिक रूप से उनका कुछ हिस्सा सोने या चांदी का बना हो, उन्हें क्या कहा जाएगा? उन्हें आर्टिकल्स ऑफ गोल्ड या सिल्वर कहा जाएगा। कौन सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी? डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। एक्सप्रेशन कोइन, जैसे हमने ऊपर पढ़ा कि अगर आपने सिक्के डाक के माध्यम से भेजने हैं तो बीमित डाक के माध्यम से भेजे जाएंगे। तो इसका कोइन का क्या मतलब होगा?
कॉइन में कौन सा चीज़ शामिल नहीं होगी? तो इसमें कट काउंटरफीट कॉइन्स रिमिटेड ऑन बिहाफ ऑफ द करेंसी डिपार्टमेंट्स एंड मिनट्स। मुद्रा विभाग या टकसालों की ओर से, टकसाल क्या होते हैं? जो सिक्कों की पहचान करते हैं कि ये खोटा है या खरा है। तो अगर किसी भी सिक्के को मुद्रा विभाग या टकसाल की ओर से नकली सिक्के के रूप में बताकर कट लगाया गया हो तो उसको कॉइन में नहीं गिना जाएगा। रुपी कॉइन या गोल्ड कॉइन ये कॉइन इंप्रेशन में आते हैं। According to clause number 17, what does expression jewelry means? क्लोज नंबर 17 के अनुसार अभिव्यक्ति आभूषण का क्या अर्थ हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर भी डी आ जाएगा। वॉचेस द केसेस ऑफ विच आर एंटायरली कंपोज्ड ऑफ गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम। ऐसी घड़ियां जिनके खोल पूरी तरह से सोने, चांदी या प्लेटिनम के बने हो उसे ज्वेलरी कहेंगे। या फिर ऐसी घड़ियां जिनके खोल पूरी तरह से नहीं, मेन रूप से, मुख्य रूप से सोने, चांदी या प्लेटिनम के बने हों। पोस्टिंग ऑफ कॉइन्स कम्स अंडर विच क्लोज? सिक्कों की पोस्टिंग के बारे में कौन से क्लोज में बताया हुआ है? क्लोज नंबर 17 में बताया हुआ है। नेक्स्ट है, बट इज द रिस्क ऑफ सेंडिंग आर्टिकल्स ऑफ वैल्यू इन अनरजिस्टर्ड लेटर और अनरजिस्टर्ड पार्सल। अगर आप कोई भी कीमती सामान किसी अपंजीकृत पत्र या अपंजीकृत पार्सल में भेजते हैं तो उससे क्या खतरा हो सकता है? सेंडर रैन द रिस्क ऑफ लूजिंग देयर प्रॉपर्टी। प्रेषक अपना आर्टिकल खो सकता है। इट एक्सपोजेस टू टेम्पटेशन एवरी पर्सन थ्रू हुज हैंड्स द आर्टिकल पासिस। जिस भी व्यक्ति के हाथों वो लेख गुजरेगा ये उसके प्रलोभन को उजागर करने का काम करेगा। तो सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। नेक्स्ट है क्लोज नंबर 18 लेटर बॉक्सेस के बारे में। विच आर्टिकल्स कैन नॉट बी पोस्टेड इन लेटर बॉक्सेस। ऐसे कौन से आर्टिकल हैं जिन्हें लेटर बॉक्स में पोस्ट नहीं किया जा सकता? मशीन फ्रैंक्ड आर्टिकल, अनरजिस्टर्ड अनपेड आर्टिकल और रजिस्टर्ड लेटर्स को आप लेटर बॉक्सेस में पोस्ट नहीं कर सकते। विच आर्टिकल्स कैन बी डिलीवर्ड थ्रू पोस्ट बॉक्स? पोस्ट बॉक्स के माध्यम से कौन से आर्टिकल डिलीवर किए जा सकते हैं? इसको अभी हम स्किप करते हैं। ये हम पोस्ट बॉक्स और पोस्ट बैग के बारे में जब पढ़ेंगे तो वहां पर आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स कैन बी पोस्टेड इन पोस्ट बॉक्सेस? निम्नलिखित में से कौन से लेख पोस्ट बॉक्स में पोस्ट किए जा सकते हैं? करेक्ट आंसर डी आएगा। पोस्ट बॉक्स में हम डिलीवरी करते हैं, ना कि पोस्टिंग करने का काम होता है। Which of the following articles can be posted in post boxes? पोस्ट बॉक्सेस में कौन से आर्टिकल पोस्ट किए जा सकते हैं? तो जैसे हमने पढ़ा कि पोस्ट बॉक्स का यूज़ डिलीवरी के लिए किया जाता है, पोस्टिंग के लिए नहीं किया जाता है। Which of the following is not true about letter boxes? लेटर बॉक्सेस के बारे में कौन सा सही नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास यहाँ आएगा। लेटर्स, लेटर कार्ड, एरोग्राम, पोस्ट कार्ड, ईमेल पोस्ट कार्ड, बुक पोस्ट, स्मॉल पैकेट, प्रिंटेड पेपर एंड ब्लाइंड लिटरेचर शैल बी पोस्टेड इन लेटर बॉक्सेस प्रोवाइडेड द पोस्टेज चार्जेबल इज नॉट फुली प्रीपेड। तो अब ये सारी डाक वस्तुएं, ये सारी चीज़ों को आप लेटर बॉक्स में पोस्ट तो कर सकते हैं लेकिन ये फुल्ली प्रीपेड होनी चाहिए, अनपेड या इनसफिशेंटली पेड नहीं होनी चाहिए। क्लोज नंबर 19 है पोस्टिंग इन स्पेशल लेटर बॉक्सेस। स्पेशल लेटर बॉक्सेस में आर्टिकल पोस्ट करना। लेटर बॉक्सेस मार्क्ड फॉर लेटर्स ओनली शुड बी यूज्ड टू पोस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग। केवल पत्र के लिए चिन्हित लेटर बॉक्स का उपयोग किसकी पोस्टिंग के लिए किया जाता है? तो ऐसे लेटर बॉक्सेस जिनके ऊपर फॉर लेटर्स ओनली लिखा है उनमें आप सिर्फ लेटर और पोस्ट कार्ड पोस्ट कर सकते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। Special letter boxes provided in cities for posting of airmail articles or QMS articles are used to post which of the following?
ऐसे स्पेशल लेटर बॉक्सेस जिन्हें सिटीज़ में एयरमेल आर्टिकल्स और क्यूएमएस आर्टिकल्स को पोस्ट करने के लिए उपलब्ध करवाया जाता है, उनमें सिर्फ आप एयरमेल या क्यूएमएस आर्टिकल क्विक मेल सर्विस आर्टिकल्स को ही पोस्ट कर सकते हैं. If other articles posted in special letter boxes for which they cannot use to posting of such article, अगर आप स्पेशल लेटर बॉक्सेस में ऐसे आर्टिकल डालते हैं जिन्हें उन लेटर बॉक्सेस में नहीं डालना चाहिए था तो क्या होगा, विल बी लाइएबल टू डिटेंशन, तो ऐसे आर्टिकल्स को डिटेन कर लिया जाएगा. QMS articles should bear full pin code below the name of the QMS लेखों में किसके नाम के नीचे पूरा पिन कोड लिखा होना चाहिए, तो टाउन ऑफ डेस्टिनेशन या गंतव्य शहर के नीचे QMS आर्टिकल पर फुल पिन कोड अवश्य लिखा होना चाहिए. आगे चलते हैं. क्लोज नंबर 20, प्रेजेंटेशन ऑफ लार्ज ऑफिशियल्स एंड अदर लेटर्स इन बल्क एट विंडो ऑफ वैन और पोस्ट ऑफिस. वैन या डाकघर की खिड़की पर बड़ी संख्या में सरकारी और अन्य पत्रों को प्रस्तुत करना. लार्ज लेटर्स which owing to their size cannot be posted in the letter boxes may be received of post office. ऐसे बड़े पत्र जो उनके आकार के कारण आप उन्हें लेटर बॉक्स में पोस्ट नहीं कर सकते हैं तो उन्हें आप बाई हैंड पोस्ट ऑफिस विंडो पर भी प्रस्तुत कर सकते हैं. रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर्स एंड फ्रैंक्ड आर्टिकल्स शुड बी प्रेजेंटेड फॉर पोस्टिंग एट विच ऑफ द फॉलोइंग. पंजीकृत समाचार पत्रों को और फ्रैंक्ड लेखों को पोस्ट करने के लिए कहाँ पर प्रस्तुत किया जाना चाहिए, एट द लाइसेंस स्पेसिफाइड काउंटर ऑफ पोस्ट ऑफिस और मेल ऑफिस. इन्हें पोस्ट करने के लिए लाइसेंस में निर्दिष्ट डाकघर या डाक कार्यालय के काउंटर पर प्रस्तुत किया जाना चाहिए. क्लोज नंबर 21 है ऐसे आर्टिकल जिनके लिए स्पेशल ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है. द आर्टिकल्स इंटेंडेड फॉर अ रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस और सेंट टू एज वैल्यू पेएबल मस्ट बी प्रेजेंटेड एट द पोस्ट ऑफिस एट लीस्ट हाउ मच टाइम बिफोर द टाइम फिक्स्ड फॉर द क्लोजिंग ऑफ एनी पर्टिकुलर मेल. ऐसे आर्टिकल जिनकी आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, इंश्योरेंस करना चाहते हैं या जिन्हें वैल्यू पेएबल के रूप में भेजना चाहते हैं तो इन्हें निर्धारित डाक के बंद होने से कितना समय पहले डाकघर में प्रस्तुत किया जाना चाहिए. कि जैसे कोई रजिस्टर्ड आर्टिकल है उसके लिए डाक बंद करने का समय अगर पोस्ट ऑफिस में 1 बजे का है तो आपको वो आर्टिकल कम से कम आधा घंटा पहले यानी कि कम से कम 12:30 बजे तो प्रस्तुत करना है या उससे पहले प्रस्तुत करना चाहिए. एयरमेल आर्टिकल्स वेयरिंग हाई वैल्यू एडिसिव पोस्टेज स्टैम्प्स मे बी प्रेजेंटेड एट द काउंटर्स ऑफ द पोस्ट ऑफिसेज और मेल ऑफिसेज फॉर द स्टैम्प्स टू बी डिफेस्ड इन द प्रेजेंस ऑफ द. ऐसे एयरमेल आर्टिकल जिनके ऊपर हाई वैल्यू के चिपकने वाले डाक टिकट हैं, क्योंकि एयरमेल आर्टिकल है उसके ऊपर ऑब्वियसली ज़्यादा चार्जेस लगे होंगे तो ज़्यादा मूल्य के डाक टिकट उनके ऊपर लगाए जाते हैं, तो उन्हें जिस व्यक्ति द्वारा डाकघर के काउंटर पर प्रस्तुत किया जाता है उसी व्यक्ति की प्रेजेंस में उनके ऊपर लगे हुए डाक टिकटों को डिफेस किया जाता है ताकि बाद में उनको कोई निकाल कर यूज़ ना करे. क्लोज नंबर 22 है डिज़ायरेबिलिटी ऑफ पोस्टिंग अर्ली. कि डाक वस्तुएं आपको जल्दी क्यों पोस्ट करनी चाहिए. भाई पब्लिक एडवाइज्ड टू पोस्ट आर्टिकल्स एज अर्ली इन दी डे एज पॉसिबल. तो लोगों को यथासंभव दिन में जल्दी लेख पोस्ट करने की सलाह क्यों दी जाती है. बिकॉज एट द टाइम ऑफ सेंडिंग द मेल देयर इज ह्यूज रश इन पोस्ट ऑफिस एंड रेलवे पोस्टल सर्विस ऑफिस. क्योंकि जब डाक पोस्ट करने का समय होता है उस समय पोस्ट ऑफिस और रेलवे पोस्टल सर्विस ऑफिस में रश होता है जिसकी वजह से आपके आर्टिकल को भेजने में देरी हो सकती है या उसको रोकना पड़ सकता है. क्लोज नंबर 23 है मैनर ऑफ अफिक्सिंग पोस्ट स्टैम्प्स. डाक टिकट चिपकाने का तरीका. वेयर दी स्टैम्प्स शुड बी अफिक्स्ड ऑन एन आर्टिकल. किसी भी डाक वस्तु पर डाक टिकट कहाँ पर चिपकाए जाने चाहिए. ऑन राइट हैंड टॉप कॉर्नर. दाहिने हाथ के शीर्ष कोने पर चिपकाए जाने चाहिए. विच इज ट्रू रिगार्डिंग अफिक्सिंग ऑफ पोस्टेज स्टैम्प्स. डाक टिकट चिपकाने के बारे में कौन सा सही है.
Stamps affixed to an item must be completely adherent to the item itself. जब भी किसी डाक वस्तु के ऊपर डाक टिकट चिपकाए जाते हैं तो वो डाक टिकट उस वस्तु के साथ पूरी तरह से चिपके होने चाहिए. Stamps should not be affixed to any part of contents of item. जो डाक टिकट है वो वस्तु की सामग्री के किसी भाग पर नहीं चिपकाने हैं, आपने स्वयं डाक वस्तु पर चिपकाने हैं. Stamps should not be affixed to any separate label or other device tied or attached to item. वस्तु के साथ ऐसा नहीं करना है कि कोई अलग लेबल लगा दिया या अन्य कुछ संलग्न कर दिया और उसके ऊपर डाक टिकट चिपका दिए. डाक टिकट हमेशा स्वयं वस्तु पर चिपकाए जाने चाहिए. डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी. क्लोज नंबर 24 है नॉन पोस्टल स्टैम्प्स, चैरिटी स्टैम्प्स, लेबल्स, सील्स एक्स्ट्रा. Stamps other than postal stamps affixed on the postal article should be. तो ऐसे डाक टिकट ऐसे टिकट जो डाक टिकट नहीं है, अगर उनको आपने किसी डाक वस्तु के ऊपर चिपकाना है तो उनको हमेशा कैंसिल नहीं किया जाएगा और उनको सामने वाली साइड नहीं चिपकाया जाना चाहिए. नेक्स्ट है स्टैम्प्स अदर देन पोस्टेज स्टैम्प्स ऑन पोस्टल आर्टिकल. तो ये हमने पढ़ लिया, इनको कैंसिल नहीं किया जाना चाहिए. क्लोज नंबर 25 है यूज ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ पोस्टेज स्टैम्प्स, न्यूनतम संख्या में डाक टिकटों का उपयोग करना. इफ नोट यूज मिनिमम नंबर ऑफ पोस्टेज स्टैम्प्स देन व्हाट विल हैपन. अगर आप डाक टिकटों का न्यूनतम संख्या में उपयोग नहीं करते हैं तो क्या होगा. तो इससे एक तो डाकघर का काम बढ़ेगा, दूसरी वैल्यूएबल स्टैम्प पेपर और प्रिंटिंग चार्जेस की बर्बादी होगी. सी ऑप्शन करेक्ट आएगी. बोलने का मतलब है कि आपने क्या करना है, कम से कम डाक टिकटों का यूज़ करके डाक शुल्क का भुगतान करना है. वाइल प्री पेइंग पोस्टेज चार्जेस पब्लिक आर एडवाइज्ड टू यूज़. तो जब भी डाक शुल्क का पूरा भुगतान डाक टिकटों के माध्यम से किया जाता है तो लोगों को क्या सलाह दी जाती है. सलाह दी जाती है कि वो कम से कम संख्या में डाक टिकटों का यूज़ करें और डाक टिकट अप्रोप्रिएट हाई डिनोमिनेशन के होने चाहिए. उपयुक्त उच्च मूल्य वर्ग के कम से कम डाक टिकटों का उपयोग करके डाक शुल्क का पूरा भुगतान किया जाए. तो आज की वीडियो में बस हम यहीं तक करेंगे. बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने कर लिए. अगर आप इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बुक लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में साइट का लिंक मिल जाएगा, उस साइट से आप ऑर्डर कर सकते हैं क्योंकि ये वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं. आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे अगर थ्योरी पढ़ने के बाद तो आपकी थ्योरी बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ आ जाएंगी. एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको इस चीज़ का एक अच्छा आइडिया हो जाएगा. तो अच्छे से तैयारी करने के लिए आप ये क्वेश्चन बुक्स ले सकते हैं. थ्योरी की बुक्स लेना चाहते हैं या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की बुक्स लेना चाहते हैं या मैथ की तैयारी करने के लिए कोई बुक लेना चाहते हैं, सभी बुक्स अवेलेबल हैं. वीडियो के डिस्क्रिप्शन में साइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप बुक्स ऑर्डर कर सकते हैं. धन्यवाद.